ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, ओके। फिर से सबको एक बार गुड इवनिंग सर, अगर मैंने बाय चांस नहीं बोला पहले। ठीक है, अच्छा सर, कंपनी लॉ क्लास है तो कंपनी लॉ का ही डिस्कशन होगा। ऐसे जो टॉपिक चल रहा है कंपनी लॉ में, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इससे पहले इसका 2 क्लास हुआ है सर। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस में आज जिस टॉपिक में डिस्कशंस, जो जो टॉपिक में डिस्कशंस होगा, मैं एक बार उसके बारे में बोल दूं कि जैसे कंपनी का मीटिंग होता है, आप लोग जानते हो कि ये कंपनी मीटिंग के ऊपर बेसिकली मेन फोकस है कि कंपनी जो मीटिंग करता है, जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नाम से जानते हैं। डिस्कस करेंगे आज एजीएम ईजीएम के बारे में। आप लोगों को याद भी होगा कि हम लोग पहले तो पढ़े थे सर प्री रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग करने के लिए क्या चाहिए। फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे उसके आगे आगे प्रॉक्सीज, ठीक है, ये सब जो एरिया है, फिर कुछ केस स्टडीज क्वेश्चंस, ये सब भी देखा है। आज भी उसी तरह का कुछ, जैसे कि फिर कोरम के बारे में डिस्कशन हुआ था सर, याद होगा आप लोगों को। कोरम मतलब सर, ये सपोज मानो कि एक मीटिंग में कुछ लोगों को आना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी के मेंबर के हिसाब से होता है कि अगर 1000 से ज़्यादा मेंबर है तो फिर उसका एक हिसाब है, जो अगर 1000 से कम है। याद है सर किसी को कोरम का क्या कॉन्सेप्ट है, कि मीटिंग करने के लिए कोरम क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? कौन बताएगा सर कि कोरम का क्या रूल्स है? कोरम मतलब मीटिंग करने के लिए कितना नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम होना चाहिए, उसके हिसाब बताते हैं कोरम। याद है सर आप लोगों को? ओके सर, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा, डोंट वरी। चलो सर, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ऐसे जिनका क्लास मिस है, आई विल शेयर विद देम। इससे पहले वाला क्लास अगर किसी का मिस है तो वो 2 क्लास कर लेगा तो कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और लेके चलता हूँ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। ऐसे तो ये कंपनी लॉ का क्या टॉपिक है सर? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोगों ने मेन जो जो एरिया कवर किया अभी तक, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूँ। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले तो ये पढ़ा सर कि मीटिंग करने के लिए, कंपनी का मीटिंग करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए, कितना दिन पहले शेयर होल्डर्स के पास चिट्ठी पहुंचना चाहिए, डिटेल्स वगैरह। कंपनी मीटिंग करते हैं सर, मैं दिखाता हूँ आपको। कंपनी एवरी ईयर कंपनी को मीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जस्ट लुक दिस इज इन्फोसिस वेबसाइट, आप लोग देख पा रहे हो सर? स्क्रीन शेयर है सर आप लोगों के साथ? हाँ सर, स्क्रीन शेयर है हाँ ना? सर। ओके, चलो सर थोड़ा प्रैक्टिकली देख ले कि ये जो टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है बेसिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लेने से ना बड़ा इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट। सिंपल बात है, सिर्फ किताबी बात दिमाग के ऊपर से जा सकता है सर, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझ लो तो मुझे लगता है कि दिमाग के ऊपर से नहीं, दिमाग के अंदर से जाएगा। ओके, तो जैसे आप देख लो, आपको दिखाई दे रहा है सर जनरल मीटिंग्स? जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ देख लो सर, दिखाई दे रहा है जनरल मीटिंग? दिस इज इन्फोसिस वेबसाइट सर। इन्फोसिस के बारे में जानते हो ना सर? द सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है आफ्टर टीसीएस। सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया, बहुत बड़ा कंपनी है सर, बहुत बड़ा कंपनी है। बिजनेस भी टॉप क्लास बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, बैंक्स को देते हैं, पब्लिक को देते हैं, फॉरेन कंपनीज को देते हैं, इंडिया में बैठ के सर, स्पेशली यूएस वगैरह में जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको सर्विस देते हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, कंपनी का शेयर्स भी मार्केट में ट्रेड होता है सर। आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप समझो कि ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी का मीटिंग, कंपनी का प्री रिक्विजिट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मीटिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप रिकॉल कर लो एक बार कि सर क्यों पढ़ना है, चाहे इन्फोसिस हो चाहे ये रिलायंस हो। जैसे मैं रिलायंस का भी वेबसाइट में यहाँ पर एंट्री लेके रखा सर, बस आप ही लोगों के लिए मैं ये सब पहले से ढूंढ के थोड़ा रखता हूँ कि ताकि आप लोगों को मैं फटाफट लेके जा पाऊँ सर कि क्या क्या होना चाहिए। तो ठीक है, आज इन्फोसिस में ही 2 मिनट बात कर लें। क्या आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एनुअल जनरल मीटिंग का लास्ट जो डेटा दिख रहा है, दैट इज़ 38th AGM, 37th AGM, 36th AGM, 35th 2014 से डेटा अवेलेबल है। उससे पहले भी है सर, ये आपको बहुत पुराना पुराना, जब से डिजिटल हुआ है पूरा का पूरा डेटा ही आपको मिल जाएगा। ऐसे 2010 से अवेलेबल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में होता क्या है सर? हाँ, जनरल मीटिंग में होता क्या है, बेसिकली कंपनी का बिजनेस डिस्कशंस होता है, बेसिकली कंपनी का बिजनेस डिस्कशन होता है। तो सर हम क्यों पढ़ेंगे?
किसके लिए ज़रूरी है सर? बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है। कि कौन कौन से ऐसा है जिनको ज़रूरी है? सबसे पहले तो अगर मैं आपको बात करूं, जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना सर? जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करता है क्या उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं है? सिंपल बताओ तो आप। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, हाँ बोलो सर, कोई बोल रहा था। नहीं सर, जरूरी है, जरूरी है। ज़रूरी है ना कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी अपने मीटिंग में अपने बिजनेस के बारे में क्या डिसीजंस ले रहा है, क्या आपको जानने का हक है कि नहीं है? एक्चुअली जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको तो जानना ही पड़ेगा कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कंपनी में निवेश करने से पहले भी जानना चाहिए, निवेश करने के बाद भी जानना चाहिए। आपको ऑलवेज अपडेट रहना पड़ेगा जिस कंपनी में आप शेयर होल्डर बन के रहोगे। शेयर होल्डर का मतलब समझते हो ना सर? कंपनी का बिजनेस का शेयर होल्डर, प्रॉफिट का पार्ट लेते हो, प्रॉफिट का पार्ट में भागीदार बनते हो, ठीक है? तो फिर आपको कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए। नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर तो ज़रूरी है, इसके अलावा जो लोग कंपनी को लोन दे के रखा है, हाँ, शेयर होल्डर्स, लोन होल्डर्स, मतलब जो कंपनी लोन प्रोवाइडर, बेसिकली लोन प्रोवाइडर, ठीक है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं सर, ठीक है। मतलब किसको चाहिए कंपनी मीटिंग का डिटेल्स, किसको चाहिए, क्यों मीटिंग करेगा कंपनी, मीटिंग करके क्या डिसीजंस लेता है, क्यों डिसीजंस लेता है। ऐसे हम लोग बिजनेस में बात किए थे सर, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, याद है सर लास्ट क्लास में? ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस याद है? बोलो ना सर। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस याद है? जिन लोग क्लास किया था लास्ट क्लास में, काफ़ी लोग थे मुझे याद है। हाँ सर। ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स अड्डा, जैसे कि थैंक यू सर, डिविडेंड। वेरी गुड सर। ऑर्डिनरी बिजनेस मीन अड्डा, और आगे बोलो, जैसे कि, वेरी गुड सर, बड़ो बोलो सर। डिविडेंड हो गया, डिविडेंड के बारे में, शेयर डिविडेंड डिक्लेयर के बाद, हाँ वेरी गुड सर, आप सही बोल रहे हो। कंपनी ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब कंपनी के अड्डा के बारे में बात करना, एनुअल अकाउंट्स के बारे में बात करना, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स, दिस इज ऑर्डिनरी बिजनेस। कंपनी जब बिजनेस मीटिंग करता है ना तो उस पर बिजनेस का डिस्कशंस करता है, ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशंस करता है, अपने एनुअल अकाउंट्स के बारे में बताते हैं, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स के बारे में बात करना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इसको अड्डा क्यों दिए थे सर? बिकॉज फर्स्ट इज एनुअल अकाउंट्स, सेकेंड इज डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। पहला बात क्या हुआ था एनुअल अकाउंट्स के बारे में। यहाँ पर मेरा पेन ना थोड़ा सा ठीक ठाक से चलता नहीं है इस पेज में, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। एनुअल अकाउंट्स में, डिविडेंड में, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ADD, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में एक डायरेक्टर को हटा रहे हो, आप रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह दूसरा डायरेक्टर ला रहे हो। या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर को जब एम्प्लॉय करना, सॉरी मतलब ऑडिटर को जब कंपनी में फिक्स करना होता है, उनका रेम्यूनरेशन ठीक करना होता है, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना होता है, ये सारा का सारा जो डिटेल्स है ना सर, इसको अड्डा बोलते हैं। और अड्डा मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस, ऐसे अड्डा नाम तो हम लोग दिए हैं सर, ऐसे नॉर्मली इसको अड्डा नहीं बोलते हैं, बट फॉर आपके रिमेंबरिंग पर्पस के लिए आप इसको अड्डा याद रख सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्हाई दिस इज अड्डा, जिन्होंने मिस किया है एक बार क्लास गो थ्रू करने से ही समझ में आ जाएगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा क्यों नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा हम लोग कंपनी लॉ वर्ल्ड में जो लोग एजुकेशन लेते हैं तो हम लोग इसको समझते हैं अड्डा के हिसाब से, बट नॉट कंपनी के लिए अड्डा नहीं है सर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के बाकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है ना, जो भी बिजनेस का डिस्कशंस होता है, वो सब स्पेशल बिजनेस माना जाता है। तो एग्जैक्टली कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुला के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के कंपनी अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशंस करते हैं। और वो डिस्कशंस को शेयर होल्डर को तो चाहिए ही होता है सर, जो कंपनी में निवेश करके रखा है। अगर आप इन्फोसिस का शेयर होल्डर हो तो यू हैव टू नो कि इन्फोसिस में क्या चल रहा है। अगर आप इन्फोसिस को लोन प्रोवाइड किए हो तो आपको, जैसे कि बैंक वगैरह है, तो बैंक जिसने लोन दिया उनको पता होना चाहिए कि भाई इन्फोसिस क्या डिसीजंस ले रहा है। अगर आप इन्फोसिस का क्रेडिटर हो, क्रेडिटर मतलब आप इन्फोसिस को रॉ मटेरियल सप्लाई किए हो या फिर कुछ भी सर्विस दिए हो, तो आपको इन्फोसिस से पैसा मिलेगा, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द बिजनेस कंडीशंस ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस का प्रॉफिट का क्या हालत है, इन्फोसिस में डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जा रहा है। यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग। गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये इन्फोसिस से भी, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर से भी गवर्नमेंट के बिहाफ में देखता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का मार्केट को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। हाँ सर, बिजनेस के आइडिया के लिए, शेयर मार्केट का आइडिया के लिए, कंपनी लॉ के आइडिया के लिए आप लोगों को एक मूवी रिकमेंड करूँ सर? ज़रूर देखना, रिसेंटली आया है मूवी, मुझे बहुत पसंद था।
क्योंकि अभिषेक बच्चन किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुझे पता है सर, आप लोग सोचते होंगे कि अभिषेक बच्चन अच्छा एक्टर नहीं है, बट सर कुछ किरदार में ना बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं, स्पेशली जब बिजनेसमैन का रोल करता है ना। मेरा तो एकदम, मैं तो मतलब बहुत बिग फैन हूँ जब जब उनका बिजनेसमैन का रोल होता है। आप लोगों को पता होगा सर, बिग बुल रिसेंटली आया है सर। ये मैं सुबह का भी क्लास में बोल रहा था, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ सर। हर्षद मेहता के लाइफ के ऊपर में बनाया गया है, स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में, बट दिस इज नॉट अ स्कैम एग्जैक्टली। दिमाग देखना सर, स्कैम तो है, स्कैम है, मैं नहीं बोलना चाहता कि स्कैम नहीं है, स्कैम इज देयर, बट पॉइंट इज बिजनेस में दिमाग कैसे लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज कितना ज़रूरी होता है, लॉ कैसे फॉर्मुलेट होता है, लॉ को कैसे बनाया जाता है, ये आप लोगों को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरीज, सीएमए वाले के लिए ज़रूरी है सर जानना। यू हैव टू नो, बिकॉज आप लोग ही हो जो एक्चुअली लॉ को समझते हो और समझा सकते हो। तो सर बिग बुल देखना, द मैन हु सोल्ड ड्रीम्स टू इंडिया। हाँ सीरियसली मैं मानूंगा कि इनके बाद ही एक्चुअली लोगों के अंदर इतना साहस आया स्टॉक मार्केट के बारे में, और स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कितना नॉलेज चाहिए होता है वो इन्होंने प्रूव कर दिया। गवर्नमेंट का लू फॉल्स जितना था ना सर, उसको बाहर निकाला, और गवर्नमेंट का लू फॉल्स को ही ना बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा एक मतलब लू फॉल्स था सर, उसको यूज़ किया एक्चुअली हर्षद मेहता ने। ये रियल कहानी है सर, 92 का बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम माना जाता है, बट उन्होंने और कुछ नहीं किया। हाँ कुछ कहना चाहता है कोई, बोलो सर। सर वो भी ना आया था स्कैम हाँ 1992 हाँ में, हाँ, बोलो सर। सीरीज बनाया, वही है क्या? ना, वही कहानी है ना इसका भी, स्कैम 1992 जो वेब सीरीज आया हाँ हाँ था। हाँ, वेब सीरीज जो आया था वही कहानी है, बट ज़रूर देखना आप, क्योंकि मुझे लगता हाँ है यहाँ पर स्टोरी को काफ़ी शॉर्ट में बताया है। अच्छा है, अगर किसी को कहानी पता है बहुत अच्छा, बट फिर भी रिकमेंड इसलिए करूँगा। बिजनेस का एक्चुअली देखो, अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस लेवल अप ऑब्वियसली होता है, तभी वो बॉलीवुड एक्टर है। गुरु में भी मैंने उसका एक्टिंग देखा था, बहुत अच्छा, तो काफ़ी कनेक्ट कर सकता है। बिजनेस का दिमाग समझ सकते हो कि हर्षद मेहता किस लेवल पे सोचता है, और एग्जैक्टली जो कहानी है वही रखा गया है, बस नाम चेंजेस किया गया है और कुछ नहीं। बिकॉज कहानी तो मुझे पहले से भी पता था, लेकिन ये सीरियसली बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को बिजनेस को समझने के लिए, कंपनी लॉ को समझने के लिए। आई एम नॉट जोकिंग सर। स्टॉक मार्केट में आप निवेश करो ना करो डजेंट मैटर, बट अगर आपको दिमाग को ओपन करना है, मार्केट को समझना है, बिजनेस को समझना है, आप ज़रूर देखना। हाँ स्कैम जो भी किया है ऑब्वियसली कभी इसको रिकमेंड कोई नहीं करेगा, बट वो कैसे दिमाग को यूज़ करता था, आप प्लीज़ उसको देखो समझो, क्या क्या दिमाग होता है, गुजराती दिमाग है। ऐसे गुजराती लोगों का बिजनेस दिमाग ना सर, वो काफ़ी आगे आगे चलता है। तो नॉट ओनली अंबानी अदानी, और देर आर लॉट्स ऑफ गुजराती बिजनेसमैन थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का लॉ बनाने के पीछे भी ना बहुत सारा कारण होता है, तभी गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं। लॉ के बारे में भी बहुत कुछ है स्टोरी में, देखना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कहानी है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया करता था, तो उसका भी लूप होल्स को ढूंढा गया है उसमें, जो एक्चुअली हर्षद मेहता एकदम दिखा दिया है सब कुछ। उसका एक ही गलती था, बहुत जल्दी पैसा बना दिया था। सर इसका जो लॉ सब्जेक्ट है, इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें भी हाँ जी, केस स्टडी रहती है, इसका थ्योरी रहता है। केस स्टडीज क्वेश्चंस होता है, थ्योरी क्वेश्चंस भी होता है। थ्योरी मतलब केस स्टडीज क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ तो क्लास में, आज भी करूँगा, आज भी केस ठीक। स्टडीज क्वेश्चंस करूँगा। मैं तो हर क्लास में केस स्टडीज क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी है सर, मैं तो हर क्लास में करता हूँ, सुनो तो। ठीक है सर, चलो मूवी का कहानी तो आप लोग अपने अपने देख लेना, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ताकि आप लोग समझ जाओ रियल लाइफ में, तो फिर मेरा भी आसानी, आप लोगों का भी आसानी। मेरा आसानी इस बात के लिए कि मुझे समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और आपका आसानी इस बात के लिए कि हाँ सर आप 2-2 मिनट में बोलोगे हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। और पढ़ाई भी बहुत फास्ट होगा। आज सुबह में क्लास में बोल रहा था कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट एक बार बिल्ड कर लेते हो ना, तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होता। इसके लिए आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा खाना, मैं वही बात सुबह भी बोल रहा था कि अगर आपको टेस्टी फूड मिल जाए तो क्या आप फूड खाना को खाने में ना आपको टाइम नहीं लगता, कब आप एक बाइट लेने के बाद सेकंड बाइट लेते हो आपको पता ही नहीं चलता, कब थर्ड बाइट और कब फाइनल बाइट आता है ना समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली जब एजुकेशन भी ऐसा लेवल का फीलिंग आ जाए ना सर कि अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ना चालू किया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, कब जाके किताब खत्म कर दिया ना पता ही नहीं चलेगा। इट्स लाइक ए गुड स्टोरी। अगर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए ना, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा सर। ये सब बेसिक रिकमेंडेशंस। चलो सर कोई बात नहीं। अच्छा आज क्या करना है,
आज तो डिटेल्स में कोरम तो आप लोग को याद है सर। ये देखो सर, मैं कोरम तब से ओपन करके ही बैठा हूँ कि अगर कंपनी में मेंबर, ठीक है, जैसे क्लास में अगर 10 जन भी टोटल होता है, अगर 1 जन भी आता है तो हम लोग क्लास लेते हैं, तो कोरम 1 भी आएगा तो क्लास होगा। वैसा ही कंपनी में अपना मीटिंग करने के लिए अगर 1000 से कम मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होगा तो भी कंपनी का कोरम आया है ये माना जाएगा, तो भी कंपनी का कोरम आया है माना जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन जैसे पूछ रहा था अमृतेश कि सर कैसा क्वेश्चन होता है, सर सिंपल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अगर कंपनी का 1000 से कम मेंबर है तो फिर कितना कोरम आना चाहिए, फिजिकली कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में, 5 मेंबर होना चाहिए। यू हैव टू नो दिस, ठीक है। अगर कंपनी का 1000 से 5000 के कम, 1000 से कम और 5000 से 1000 से कम है पर 5000 से कम है, सॉरी 1000 से ज़्यादा पर 5000 से कम, ग्रेटर लेस देन 1000, सॉरी ये ग्रेटर देन होना चाहिए, 1000 number of members less than equals to 5000 but greater than 1000, सॉरी ग्रेटर देन 1000 बट 5000 से कम, तो कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मेंबर टोटल कंपनी का 5000 है तो फिर कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी हो तो ऐसे प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स कितना होता है, कोई बताएगा मुझे सर प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स कितना होता है, सर बोलो ना कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम कितना मेंबर्स चाहिए, 2 मैक्सिमम मैक्सिमम 200 मैक्सिमम 200 सर। सर एक पुराना नियम था, काफ़ी पुराना नियम था, 2013 एक्ट से पहले 50, वो 50 मेंबर्स अपडेट होके 200 हो गया सर, ठीक है। लेकिन कोरम के लिए, कोरम मतलब क्या है, मीटिंग करने के लिए मेंबर का अवेलेबिलिटी, व्हाट इज बेसिकली कोरम, मीटिंग करने के लिए मेंबर्स का अवेलेबिलिटी, ठीक है, एज पर दी मेंबर्स कंडीशंस। कितना मेंबर है कंपनी का, मतलब कितना शेयर होल्डर है, बेसिकली मेंबर मतलब शेयर होल्डर, ठीक है, पब्लिक कंपनी का हिसाब था। और ये प्राइवेट का, अगर प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स भी पर्सनली प्रेजेंट होता है ना सर, तो भी उसको अटेंडेंस माना जाएगा और कंपनी को मीटिंग करना पड़ेगा। ये सब हम लोगों ने कर लिया, पहले भी अच्छे से कर लिया है सर कोरम के बारे में, लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली या बिफोर दैट। तो कोरम, उसके बाद प्रॉक्सीज, अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, अगर आप पर्सनली विजिट नहीं कर पा रहे हो कंपनी में, तो क्या आपके बिहाफ में कोई और जा सकता है कंपनी के मीटिंग में, हाँ सर, अगर आप पर्सनली विजिट नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपके बिहाफ में कोई और कंपनी में विजिट कर सकता है, मतलब Yes, आपके sir. बिहाफ में, जी. यस सर, Yes, sir. उनको क्या बोलते हैं सर, प्रॉक्सीज Proxy. बोलते हैं ना सर। आपके बिहाफ में अगर कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, मतलब जा रहा है आपका मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इसलिए जा रहा है कि मीटिंग में क्या चर्चा चल रहा है देखने के लिए, उसको आके आपको बताने के लिए, ज़रूरत पड़ने में एक वोट तो दे सकता है शो ऑफ हैंड्स करके, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा हुआ था, एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग, इवन रामू काका, इवन मदनदा, मतलब लाइक आपके घर का नौकर चाकर भी, ठीक है, रामू काका मदनदा इट्स लाइक आपके घर का नौकर चाकर सर, ठीक है। तो नौकर चाकर भी प्रॉक्सी के हिसाब से जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशंस किया था, ठीक है। प्रॉक्सीज ऑल्सो कैन अटेंड मीटिंग, ओके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ कंपनी मीटिंग के बारे में, वोटिंग के बारे में बात करना है सर, रेजोल्यूशंस के बारे में बात करना है। कंपनी में मीटिंग होगा, मीटिंग के टाइम पे वोट होगा किसी एक मैटर पे, ठीक है, जब ज़रूरत होता है ना कोई किसी मैटर पे, कंपनी अगर डिसीजंस लेना चाहता है तो कंपनी में वोट लिया जाता है, मेंबर्स के बीच में वोट होता है। तो वो वोट का भी ना अलग अलग टाइप्स है, तो उस वोट्स के बारे में बात करना है जिसको हम लोग पोल या वोट, जैसे अभी तो बंगाल में वोट का मूवमेंट है, आप लोग पता है सर, बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में वोट चल रहा है, ठीक है। तो वोट होगा, ठीक है, तो आज वोट के बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद सर स्पेशल रिजोल्यूशंस एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड आफ्टर दैट मिनट्स के बारे में बात करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एनुअल जनरल मीटिंग को लेके ना बहुत कुछ होता रहता है, तो यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो सर पहले थोड़ा सा समरीटिकली देख लिया जाए। सर वोटिंग कैसे होगा, कंपनी का मीटिंग में किसी भी डिसीजंस पे वोट होता है, तो कैसा कितना टाइप का वोट होता है, पहले तो आप इतना जान लो। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो सकता है, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो सकता है, वोटिंग बाय पोल हो सकता है, एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट हो सकता है। ये सबका अलग अलग सेक्शंस है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, डोंट वरी। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोटिंग बाय पोल एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। इतना तरह का मतलब मीन्स पे वोट कंपनी अरेंज कर सकता है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो
और कौन है सर? बहुत सारे कंपनीज के बारे में मैं आपके, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, ठीक है। बीच बीच में ये कहाँ से आ जाता है? ठीक है, जैसे इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, किसी भी कंपनी का हो, कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए सेम काम करता है। चलो सर, अब एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग रिजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जब एक बार वोट होता है ना, तो वोट के टाइम पे रिजोल्यूशंस पास किया जाता है। सर वोट क्यों होता है? अगर आपको मैं इन सिंपल पूछूं, सर वोट क्यों लिया जाता है, और वोट के बाद रिजोल्यूशंस पास होता है कि नहीं होता? नॉर्मल वोटिंग के केस में आप लोगों को बता दूं सर, ये जैसे कि चाहे आप पॉलिटिक्स पसंद करो ना करो, बट पॉलिटिक्स का पार्ट आप भी हो, पॉलिटिक्स का पार्ट हम भी है। जैसे इस बार वेस्ट बंगाल में जो पार्टी वोट में लड़ रहा है, एक है आपका रिलेटिव, मतलब जो रूलिंग पार्टी, दैट इज तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी का जो पार्टी है। दूसरा पार्टी जो बड़ा टक्कर दे रहा है, सबसे ज़्यादा टक्कर दे रहा है, दैट इज़ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करेंटली है और भी स्टेट्स में है। एंड तीसरा पार्टी जो अलायंस बना के है सर, कांग्रेस, सीपीआईएम एंड एक सेकुलर फ्रंट के नाम पे एक पार्टी न्यू बना है सर, ठीक है। तो ये तीन पार्टी मिलके एक अलायंस है, तीन का एक, तो ये मेनली वेस्ट बंगाल में पार्टी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, नहीं सर कोई पॉलिटिक्स वाला सवाल नहीं होगा, वोट का सवाल होगा। ये सभी कोई पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आने के लिए, मतलब दे ऑल वांट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, सभी को इच्छा है कि टीएमसी जो रूलिंग है वो भी चाहते हैं कि वो फिर से वेस्ट बंगाल में अपना झंडा फिर से गाड़ दे, ठीक है। बीजेपी चाहता है कि फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म करे। सीपीआईएम चाहता है कि अपना पुराना जज्बात वापस दिखा दे। सभी कोई अपना अपना कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश के लिए सभी ने अपना अपना रिजोल्यूशंस लिया है। एम आई राइट सर? एम आई राइट सर कि सभी ने अपना अपना रिजोल्यूशंस लिया है कि मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा? उनको बोलते हैं इश्तेहार। हाँ सर, बोलो सर, बोलो। यस सर, इसको मिनट्स भी बोलते हैं। नहीं, इसको मिनट्स नहीं बोलेंगे सर, इसको रिजोल्यूशंस बोलेंगे, इसको मिनट्स नहीं बोलेंगे। मिनट्स मतलब सर जिसको मीटिंग करके जो शॉर्ट फॉर्मेट में जो को लिखा गया वो मिनट्स है। बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी डिस्कशंस हो रहा है, डिस्कशंस के बाद वो रिजोल्यूशंस ले रहा है कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। पहले मीटिंग किया, फिर वोट किया कि वो उनके मेंबर्स के बीच में, टीएमसी के मेंबर्स के बीच में वोट हुआ। फिर क्या क्या करना चाहिए कि हम जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके बीच में, जो टीएमसी हो, बीजेपी हो, सीपीआईएम हो, वो लोग इकट्ठा हो रहा है और बोल रहा है कि বেঙ্গল के जनता के लिए क्या करेगा, বাংলার জন্য কি করবে। কেউ বলছে সোনার বাংলা করবে, কেউ বলছে বাংলাকে আগে তো লন্ডন বানিয়েছিল, এবারে হয়তো আমেরিকা বানাবে, কি জানি না কি বানাবে, যাই হোক। समझ में आ रहा है ना सर? तो कोई बोल रहा है बंगाल को गोल्डन बंगाल बनाएगा, जैसा बंगाल है वैसा बना दो भाई, जो हमेशा से था, ठीक है। बस इतना चाहता हूँ। रिजोल्यूशंस क्या हो गया, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस में वो रिजोल्यूशंस लेता है कि अब रिजोल्यूशंस जब लिया जाता है ना, तो वो कितना लोग फेवर में है और कितना लोग अगेंस्ट में, ये इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली कंपनी भी जब डिसीजंस लेता है ना कि किसी मैटर पे, कि चाहे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि कंपनी अपना प्रॉफिट का पार्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा। सर आप लोग एक सिंपल चीज़ बोलो कि जो भी कंपनी, जैसे रिसेंटली इन्फोसिस का भी कुछ न्यूज़ मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं आपको इन्फोसिस का ही रिसेंट कुछ न्यूज़ आपको बताता हूँ। इन्फोसिस Q4 में प्रॉफिट किया है, ठीक है। Q4 में प्रॉफिट किया है, लेकिन फिर भी इन्फोसिस का मार्केट में शेयर थोड़ा गिर रहा है। इन्फोसिस ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो भी इन्फोसिस में रिसेंट ट्रेंड में जॉब मिलेगा, उनका सैलरी हाइक किया है इवन, और 25,000 के आसपास का नौकरी क्रिएट कर रहा है इन्फोसिस, ये भी इन्फोसिस ने बताया। तो इतना देखो भाई, इन्फोसिस आज, ये आज का न्यूज़ है, ठीक है। कोई कोई बोल रहा है टॉप सेंसेक्स लूजर टुडे, Infosys declare for ₹15 per share final dividend, Q4 results meet estimates, net profit up to 17% on year। मतलब इस बार वो प्रॉफिट किया 17% के आसपास का प्रॉफिट किया इस बार क्वार्टर का, ये जो क्वार्टर एंड हुआ 17% का प्रॉफिट किया, जो जहां पर इन्फोसिस नॉर्मली 20 to 25% का प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। वो बिजनेस किसी कारण से अचीव नहीं कर पाया। बट मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, जैसे कि फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है पर शेयर में 15 रुपीज़ का डिविडेंड, मतलब जो जितना शेयर होल्ड करेगा उसके हिसाब से उनको पर शेयर पे 15 रुपीज़ का डिविडेंड, और उसके साथ साथ मार्केट में जो गेन किया है वो भी मिलेगा। दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजंस लिया जाता है, आप बात समझ रहे हो ना, ये जो डिसीजंस लिया जा रहा है डिक्लेयर करने से पहले,
आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वोट करना पड़ेगा, जो भी कंपनी का मेंबर्स है उनके बीच में वोट होगा, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द प्रोमोटर ग्रुप, डायरेक्टर ग्रुप, तब जाके कंपनी डिसीजंस लेता है और जाके आगे जाके डिक्लेयर करता है, और उसी के ऊपर बेसिस करके मार्केट में इन्फोसिस का शेयर इधर उधर हो जाता है, कहीं कभी बढ़ता है। नॉट ओनली इन्फोसिस, कोई भी कंपनीज के केस में ऐसा हो सकता है। जैसे इन्फोसिस में ये वाला बात किया, लेकिन इन्फोसिस ने ये भी बोला कि इन्फोसिस का मतलब मार्केट थोड़ा सा आज डाउन में गया है, काफ़ी ज़्यादा लूजर्स बन गया इन्फोसिस, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल रहा है कि लोगों को सैलरी देते देते निकल जा रहा है, ऐसा रिसेंट ट्रेंड में एक एनालिस्ट बोल रहा है। उसके कारण मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट भी दिखाई दिया, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट अगर ज़्यादा शेयर होल्डर के बदले अगर एम्प्लॉय के बीच में चला जाएगा तो फिर शेयर होल्डर उठ जाते हैं। तो अलग अलग मैटर काम करता है सर, बहुत बड़ा साइंस है इस सब के पीछे। चलो सर, मैं स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहता, मैं बस आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट में ही रखना चाहता हूँ कि क्यों कंपनी डिसीजंस लेता है, क्यों कंपनी रिजोल्यूशंस लेता है। अब बात वही होगा ना सर कि कब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस लेगा और कब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन लेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। हाँ सर, इतना उम्मीद कर सकता हूँ। अगर नहीं ना भी बोल समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो सर। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर? स्टोरी बिहाइंड द कंपनीज डिसीजंस लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ सर, सभी को पूछ रहा हूँ। Yes, हाँ sir. सर, ओके सर, ठीक है। तो क्यों कंपनी रिजोल्यूशंस लेता है, उसमें कब ऑर्डिनरी होगा कब स्पेशल होगा, आता हूँ सर, उसी में भी आता हूँ। उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल इतना याद रख सकते हो करेंटली कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में 50% मोर देन 50% अगर किसी के पास है, मतलब अगर कोई मोर देन 50% मतलब 50 से ज़्यादा, अगर 51% वोट किसी को मिल जाता है तो वो जीत जाता है। बट स्पेशल के केस में 75% लेना पड़ेगा अगर आपको रिजोल्यूशंस में मतलब आपको पास कराना हो तो, मतलब 75% लोग 75% ऑफ द वोट जिस पर्टिकुलर डिसीजंस में जाएगा वो स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए ज़रूरी है, पर 75% वोट होना चाहिए। नॉर्मल केस में 50% से ज़्यादा होने से ही आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा सकते हो। उसका कुछ पीछे कैरेक्टर है, कुछ रीजंस है। उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है फिर कंपनी अपना मिनट्स बुक डिक्लेयर करता है और उसमें वो पूरा बताता रहता है कि कंपनी अपने मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिया है, उसका एक शॉर्ट बुक मतलब शॉर्ट समरी बना के लिख के रखता है, जो बाद में शेयर होल्डर को ही ज़रूरत पड़ेगा कि कंपनी जो या फिर अटेंड नहीं कर पाया या फिर बाद में रिविजन्स करना चाहता है तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है मिनट्स। ओके, चलो सर एक एक करके मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा लेके चलता हूँ। तो डिटेल्स में बात करना ही है। वोट्स कास्ट बाय द शेयर होल्डर प्ले अ डिसिसिव रोल, जो मैं इतना देर से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। द वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर्स 106 से लेके 109 तक का सेक्शंस में बताया गया सर। वोटिंग सेक्शन 106 से लेके 109 के अंदर वोटिंग के बारे में कहा गया है। वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर प्ले डिसिसिव रोल इन द बिजनेस proposed in general meetings of a company. An equity shareholder has the right to vote for every motions. याद रखिएगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जो लोग एक्चुअली कंपनी का ट्रू ओनर होता है, जैसे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना सर, इनको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। इनको जनरल शेयर होल्डर भी आप बोल सकते हो, कॉमन शेयर होल्डर, ठीक है। कॉमन शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट के साथ भी है, कंपनी के लॉस में भी उनका लॉस है, ठीक है। बड़ा रिस्क उठाते हैं बिजनेस पे, जब पैसा डालते हैं बहुत रिस्क उठा के बिजनेस में पैसा डालते हैं, तो दैट्स वाई ट्रू ओनर भी कहा जाता है सर, ट्रू ओनर भी कहा जाता है सर। दूसरा टाइप का भी होता है क्या? ये सर होता है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, जो सिर्फ कंपनी का मतलब अच्छाई के साथ देता है, बुराई का साथ नहीं। मतलब वो पहले ही बोल देता है कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा बट मुझे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए, से फॉर एग्जांपल 12%, 13%, 14%। कंपनी ज़्यादा करेगा तो उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी कम भी करेगा तो वो हमेशा बोलेगा कि भाई मुझे मेरा वाला चाहिए, मुझे मेरा वाला चाहिए। आप समझ रहे हो सर? मुझे मेरा वाला चाहिए का मतलब क्या हो रहा है? मतलब मैं जितना कंपनी को पहले ही वादा किया था या कंपनी मेरे को जो वादा किया था, मैं प्रेफर्ड शेयर होल्डर बन रहा ना कंपनी का। प्रेफर्ड मतलब क्या कि कुछ भी हो जाए बिजनेस करके कंपनी मुझे इतना रिटर्न देगा। कंपनी नीड्स मनी, कंपनी को चाहिए पैसा, तो प्रेफरेंस वालों से भी ले सकता है, इक्विटी वाले से भी लेता है। इक्विटी वाले को रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ सर अगर इक्विटी वाले नहीं रहेगा ना तो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है इक्विटी शेयर होल्डर पे, जो एक्चुअली कंपनी का लॉस कंपनी का प्रॉफिट दोनों साथ में लेके चलता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर,
जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी एन इक्विटी शेयर होल्डर हैज द राइट टू वोट फॉर एवरी मोशंस, याद रखिएगा। हाउएवर एज पर सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली फॉर ए रेजोल्यूशन पर्टेनिंग टू हीज राइट्स। प्रेफरेंस वाले भी वोट दे सकता है। कभी कभी ये गलत हो जाता है कि प्रेफरेंस वाले वोट नहीं देता, नहीं सर, प्रेफरेंस वाले वोट देते हैं बट रेजोल्यूशंस पर्टेनिंग टू हीज राइट्स, जब उनका राइट का बात आता है तभी वो कुछ बोल सकता है, अदरवाइज नहीं। बट इक्विटी वाले एवरी मोशंस पे, हर बात पे बात कर सकता है, हर बात पे। इन ईच एंड एवरी केस इक्विटी शेयर होल्डर आवाज उठा सकता है, वोट दे सकता है, एवरीथिंग, अपना ओपिनियन मतदान कर सकता है। The Companies Act provides for various modes through which a shareholder can cast his vote. ठीक है, कंपनीज एक्ट आपके लिए सेक्शन 107 बनाया है, सेक्शन 108 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू से, शो ऑफ हैंड्स 107 में, डिमांड ऑफ पोल 109 एंड पोस्टल बैलेट सेक्शन 110। इतना तरीका बना के रखा है सर, जो मेन 4 तरीका है, ये 4 तरीका आपके लिए बना के रखा। अब चलो देखते हैं कि एक एक तरीका क्या है। सेक्शन 106 में अगर मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूं आप लोगों के साथ, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, ठीक है। सेक्शन 106 आपको क्या बताता है? द सेक्शन ओवररूल्स द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, प्लीज ध्यान से बात को सुनना। आप लोगों को मैंने, जिनका बेसिक्स हो गया है, जिनका नहीं हुआ बाद में करेगा सर, एओए एंड एमओए के बारे में बोला था। एओए क्या होता है? व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी? ये कंपनी का रूल बुक है सर, है ना सर, आप लोग जानते हो, कंपनी का रूल बुक है। और एमओए क्या है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है सर, ठीक है। तो एओए में कंपनी का रूल बुक में लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है? ओवररूल द होल ऑफ द कंपनी 2013 एंड प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी में प्रोवाइड दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर रजिस्टर्ड इन हिज नेम ऑन व्हिच एनी अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम हिम ऑन कॉल्स और एनी अदर सम्स पेबल। मतलब अगर आपका किसी भी कंपनी को कोई कुछ अमाउंट ऑफ शेयर देना था, ठीक है, और अगर आपने कुछ ड्यू रख लिया तो आप वोट नहीं दे सकते, समझे कि नहीं? अगर आपका कुछ भी ड्यूज है तो फिर आप वोट नहीं दे सकते, सिंपल बात। जैसे कि आप लोग सभी कोई बचपन में कंपनी अकाउंट्स किए हो, अब अभी भी करोगे, जो लोग कॉलेज में हो या जिनका कॉलेज हो गया है वो लोगों को पता है सर, आप लोग बचपन में जरूर किए हो सर कंपनी लॉ, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लॉ बोल रहे सर, कंपनी अकाउंट्स किया कि नहीं किया सर? कंपनी अकाउंट्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो। Yes, 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 sir. yes. हाँ, स्कूल लेवल से पढ़ रहे हो। कंपनी अकाउंट्स Yes, करने के yes. टाइम पे, कंपनी अकाउंट्स करने के टाइम पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, अकाउंट्स तो मैम देखेंगे सर, मैं तो बस एप्लीकेशन एरिया में बात करूँगा। कंपनी अकाउंट्स में आप लोग हमेशा ही ऐसा देखते थे सर, कंपनी का फेस वैल्यू इक्वल्स टू 10 रुपीज़, ऐसा बोलता था ना। अगर प्रीमियम पे इशू होता था तो ऐसे करके आप लोग करते थे, +2 मतलब 10 + 2 दैट इज 12 रुपीज़ प्रीमियम, ठीक है। मतलब 10% का ऐसे फेस वैल्यू है, 10% का, ऐसे बहुत सारा कंपनीज का फेस वैल्यू 10% ही होता है, बट मार्केट में बिजनेस का मतलब बिजनेस के ग्रोथ के कारण उसका हायर वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस का फेस वैल्यू है 5 रुपीज़, मैं आपको रियल डेटा दिखा रहा हूँ सर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी अपना फेस वैल्यू क्या रखेगा। नॉर्मली 10 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाँ 10 से ज़्यादा देखा नहीं जाता नॉर्मली। प्रीमियम अगर 2 रुपया है तो फिर प्रीमियम इक्वल्स टू +2 करके 12 हो जाएगा प्रीमियम वैल्यू पे, ठीक है। ये जो 10% का फेस वैल्यू है, इसको ना ऐसे करके आप लोग तोड़ते थे, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी, और क्या सर बोलो? कॉल मनी, याद है सर? कॉल मनी। नॉर्मली Yes, yes. 3 स्टेजेस में आप लोग कंपनी जो शेयर मार्केट से इशू करता है ना सर, ठीक है। तो अगर आपको कंपनी का 1000 शेयर खरीदना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय 1000 शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, सपोज इन्फोसिस का ही आप 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हो, अगर इनिशियल स्टेज में खरीदते तो फेस वैल्यू में ही खरीद लेता, लेकिन अभी तो इन्फोसिस खरीदने जाओगे तो आपको 1000 शेयर खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा सर? करीब, आज तो मार्केट गिरा है, अभी थोड़ा गिरेगा लेकिन फिर से मार्केट बहुत आगे जाएगा, इसका 1353 के हिसाब से लेना पड़ेगा। बट हम लोग का हिसाब ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग तो अभी 10% के हिसाब से करेंगे, 10 या 12%, ठीक है, 12 रुपीज़ प्रीमियम। तो 1000 करके अगर आपको शेयर लेना है, 1000 शेयर्स अगर आप बाई करना चाहते हो, 12 रुपीज़ करके आपको इन्वेस्ट करना होगा 12,000। कितना इन्वेस्ट करना होगा? 12,000 आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है सर। ये हम मान रहे सर, आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हो।
चाहे इनिशियल स्टेज हो या लैटर स्टेज हो, आप जितना वादा करते हो, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, आप जितना बोलता है उतना नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, वो ड्यू रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 10 रुपीज़ है या 12 रुपीज़ है, एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम वैल्यू लेके देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज़ फॉर प्रीमियम मान ले रहे हैं, प्रीमियम बाद में भी दे सकते हैं। अलॉटमेंट में 2 4, अलॉटमेंट में आपको 3 टका देना है और बाकी अमाउंट आपको कॉल मनी में देना है, तो 4 3 7 और बाकी कॉल मनी में 5 रुपीज़। तो टोटल आपने क्या किया, एप्लीकेशंस तो आपने भरा, तो 4 टका तो आप दे दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या मानूंगा सर, यू ऑलरेडी पेड एप्लीकेशंस मनी, तो 12,000 में से आपका एप्लीकेशन मनी दैट इज 4,000 टका आपने दे दिया, 4,000 यू ऑलरेडी पे, ठीक है। अच्छा, आपने अलॉटमेंट मनी भी जो 3 टका करके है, 3 रुपीज़ करके, 1000 इंटू 3, ये 3,000 भी आपने दे दिया, बट ये 5 टका आपने ड्यू रख लिया। तो 12,000 में से 7,000 दिया, बाकी 5,000 अगर ड्यू रह गया ना सर, तो कंपनी को ये अमाउंट आपसे मिलेगा। और अगर आपका कोई भी अमाउंट इस तरह का ड्यू रह जाता है ना एट द टाइम ऑफ वोटिंग, तो आप वोट नहीं दे सकते। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही बात बोला है सर। No member shall exercise any voting right in respect of any share registered in his name on which any amount is due from him on calls or any other sums payable to the company or in regard to which the company has exercised the right of lien। सबसेक्शन 1 में कहा गया है, 106 का सबसेक्शन 1 में कहा गया है, ठीक है। सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 also suggests that the company shall not prohibit any member from exercising his voting rights on any other ground except the ground mentioned in subsection 1। सबसेक्शन 1 में जो कहा गया है, इसके कारण ही कोई कंपनी किसी मेंबर को वोट देने से रोक सकता है, बाकी कोई भी ग्राउंड में, एनी काइंड ऑफ ग्राउंड, कोई कॉन्सेप्ट में वोट देने से आप नहीं रोक सकते, ठीक है सर। ठीक, जैसे कि हमें रियल लाइफ में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ना, नॉर्मल वोटिंग के केस में कोई हमें वोट देने से रोक सकता है सर, अगर हम इंडिया का सही तरह का सिटीजन है, अगर मेरा कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, अगर मेरा वोटर कार्ड में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, अगर मेरा आधार कार्ड में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई मुझे वोट देने से नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली अगर डुप्लीकेसी है, बहुत चलता है सर, बहुत चलता है हमारे बंगाल में, तो मुझे पता है सर, देयर आर लॉट्स ऑफ डुप्लीकेसी कॉन्सेप्ट। ओके, on a poll taken at a meeting of a company, a member entitled to more than one vote or his proxy were allowed to, or other persons entitled to vote for him, as the case may be, need not if he votes use all his votes or cast in the same way all the vote uses। मतलब एक वोट जितना उसका पावर है, या तो परसेंटेज वाइज, या तो वन मेंबर 1 वोट होगा, या तो फिर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पे वोट होगा, तो वो पूरा का पूरा वोट देने का उसका हक है, ठीक है। या तो वो अकेला देगा, या तो प्रॉक्सी भी दे सकता है, डिपेंड करता है शो ऑफ हैंड्स देके, अदरवाइज कोई मोड पे प्रॉक्सी नहीं दे सकता। तो ये सिंपल बात कहा गया है एज पर दी 106 में, ठीक है सर। वेयर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजंस रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट ऑफ ए मेंबर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, याद रखिएगा सर, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का रूल बुक है सर, एओए अगर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है, ड्यू वगैरह का भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं डालता है, तो फिर कंपनी का मेंबर को वोट देने से, अगर ड्यू है तो भी वोट दे सकता है, तो फिर उसमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता है, a voting right of member, a member cannot be prevented from voting even though calls or other sum payable by him have not been paid or the company have exercised any right or lien over his shares, but where the article contain any such provisions and the shares forfeited for non payment of calls। आपको याद होगा, आप बचपन में भी करते थे सर, अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो आपका अमाउंट फॉरफिट किया जाता है, मतलब कंपनी जितना अमाउंट आपने पे किया वो अमाउंट कंपनी ले लेता है और वो शेयर्स को डिस्काउंट में या फिर प्रीमियम वैल्यू पे मार्केट में री इशू कर देता है और आपका शेयर जो होता है सर वो आपसे चला जाता है सर, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे। यही रूल होता है, दिस इज अ सिस्टम, ठीक है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स हैव बीन रीअलोटेड। इसलिए मैं बोलूंगा सर कंपनी अकाउंट्स का क्लास मिस मत करना, जब भी मैम कराएंगे, ठीक है, एकदम मिस मत करना। कंपनी अकाउंट्स अगर भूल गए हो तो भी ठीक है, ना भी भूले हो तो भी ठीक है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा प्लीज़ कंपनी अकाउंट्स को अच्छे से फिर से एक बार याद ले लेना सर। अच्छा,
where the articles contain any such provisions, and the shares forfeited for non-payment of calls have been reallocated, the new allotee being liable for the balance remain. हाँ, अगर उसको फिर से reallocate करेगा तो new allotee जो है वो balance remain unpaid भी करेगा. Shares will be not be entitled to vote as long as all calls presently payable on the shares remain unpaid. मतलब new allotee को vote का मौका नहीं मिलेगा because उसका vote तो already count हो चुका है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है, चलो देखते हैं. एग्जाम्पल्स थोड़ा अलग टाइप पे हैं बट एग्जाम्पल्स बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है. चलो देखते हैं. क्वेश्चन देखो सर, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस देखो. बोलते व्हाट हैपेंस इन अ केस ऑफ वोटिंग बाय जॉइंट शेयर होल्डर्स. एक कंपनी में जॉइंट शेयर होल्डर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ जॉइंट शेयर होल्डर होता है, सिस्टर एंड ब्रदर हो सकता है सर. जॉइंट शेयर होल्डर जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट होता है वैसे ही जॉइंट शेयर होल्डर भी हो सकता है. सपोज दैट मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, ठीक है, आर जॉइंट शेयर होल्डर्स ऑफ गोयल प्राइवेट लिमिटेड एंड दे होल्ड 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी. रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्टेड, एक स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुआ, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं सर, स्पेशल बिजनेस एक्सेप्ट अड्डा. ओके, अड्डा छोड़ के बाकी कॉन्सेप्ट. ओके, अड्डा इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, अड्डा छोड़ के बाकी कोई भी बात करे वो सब स्पेशल बिजनेस. रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्टेड एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मिस्टर अय्यर इज इन द फेवर ऑफ द डिसीजंस वेयर मिसेस अय्यर इज अगेंस्ट द रिजोल्यूशंस. अरे वाह, ये तो घर का झगड़ा कंपनी तक लेके चला गया. क्या आप लोग देख पा रहे हो सर? जैसे घर में झगड़ा होता है ना, घर में कैसे झगड़ा करते हैं हस्बैंड वाइफ, सब घर में होता है. इट्स अ नॉर्मल सर, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. हस्बैंड वाइफ का झगड़ा में एकदम प्योरिटी है सर, प्यार मोहब्बत होता है तो झगड़ा भी तो होगा. तो चलो सर मजाक कर रहे हैं बट आप समझ नहीं रहा कि एक्चुअली क्या किया इन लोगों ने. जैसे घर में अपोज करता है ना हर बात में, हस्बैंड कुछ बोले तो वाइफ अपोज करेगा, वाइफ कुछ बोलेगा तो हस्बैंड अपोज करेगा, है ना. ये तो हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी देखते हैं आजकल, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट है कि वो लोग अपना घर का झगड़ा इधर भी ला दिए. जिस पर्टिकुलर पॉइंट में कंपनी में बात हो रहा है, कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो मीटिंग में बात हो रहा है, मिस्टर अय्यर फेवर में है तो मिसेस अय्यर अगेंस्ट में है, तो सर वोट कैसे देगा फिर? हाँ सर, आप लोग कुछ समझ रहे हो? सर जॉइंट कंपनी है तो दोनों का वोट एक ही माना जाएगा. जॉइंट कंपनी क्या होता है? एक ही कंपनी में दो शेयर होल्डर, एक मतलब हाँ वही जॉइंट हो गया, जॉइंट शेयर होल्डर. अगर रेजोल्यूशन, लेकिन एक अगेंस्ट में है डिसीजंस का और एक फेवर में है, तो फिर वोट तो एक ही आएगा. जॉइंट है तो फिर उनका वोट तो एक ही काउंट होगा. हाँ वही जान. तो फिर कौन वोट देगा फिर? समझ रहे हो बात? तो इन दिस केस ये इसके लिए भी कंपनी लॉ में एक प्रोविजंस बना गया है कि जॉइंट शेयर होल्डर बना देता है, क्योंकि देखो भाई कंपनी को चाहिए पैसा, तो अगर जॉइंट होल्डिंग के नाम पे अकाउंट बने तो फिर क्या प्रॉब्लम. लेकिन जब वोट का बारी आए तो मुश्किल आ गया. Decide how should we vote be casted in case of the situations. Joint shareholder must concur in voting unless the articles provide to the contrary. Okay. In the voting in case of joint shareholder is done in the order of seniority. Seniority के basis में होता है. Seniority मतलब age? No sir, not age. Which is determined on the basis of the order in which their names appear in the register of the member of the shareholder. कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन मतलब मेंबर का डिटेल्स होता है ना, जहाँ पर मेंबर्स एंड शेयर होल्डर का डिटेल्स रहता है, उसमें किसका नाम पहले है. जो पहले रजिस्टर में नाम जिसका पहले वो सीनियर है, जो बाद में वो जूनियर है. द जॉइंट होल्डर्स हैव अ राइट टू इंस्ट्रक्ट द कंपनी एज टू द ऑर्डर इन विच देयर नेम्स आर टू बी अपीयर इन द रजिस्टर. ये बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि किसका नाम ऊपर जाएगा, ताकि जब भी कंफ्लिक्ट हो, जो सीनियर है उसका वोट का ही फेवर माना जाएगा. मतलब वो जो देगा वही होगा, वो फेवर में दे अगेंस्ट में दे, बट सीनियरिटी मेंटेन होता है इन केस ऑफ जॉइंट होल्डरिंग सिस्टम. तो याद रखिएगा, ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है सर. वेरी गुड सर, आई होप आपको समझ में आया. सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी देख लो. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कंसिडर सिचुएशंस वेयर डायरेक्टर्स आर आल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, हो ही सकता है. डायरेक्टर्स who are also the shareholder of the company stand in a fiduciary relationship. Fiduciary in the sense very close relationship है. कंपनी का डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, कंपनी का शेयर होल्डर भी मैं ही हूँ, with the company in their capacity as directors. However, a director should vote as a common shareholder. डायरेक्टर अपना वोट एक कॉमन शेयर होल्डर की तरह ही देगा, would vote in a general meeting and need not be influenced by the fact of his being a director. मतलब मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते. क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? ऐसा नहीं कर सकता. मैं अपना जो भी मेरा वोटिंग का पावर है
अगर मेरा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, अगर मेरा एक वोट का काउंटिंग ज़्यादा होता है, वो होगा, वो डजेंट मैटर, वो कॉमन शेयर होल्डर की तरह ट्रीट होगा। चाहे आप डायरेक्टर हो या जो भी हो, आप एक कॉमन शेयर होल्डर की तरह ट्रीट होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा शेयर है तो ज़्यादा शेयर काउंट होगा, अगर आपके पास कम शेयर है तो कम शेयर काउंट होगा। जैसा कॉन्सेप्ट बनेगा वैसा ही होगा। ठीक है सर, तो याद रखिएगा, अगर कोई डायरेक्टर भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है तो फिर उनके केस में उनको भी कॉमन शेयर होल्डर माना जाता है, और डायरेक्टर होने के नाते वो कभी भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये था आपका वोटिंग। ओके, ये था आपका वोटिंग बाय शो ऑफ। क्या था ये? हम लोग 106 में क्या पढ़े सर अभी इतना देर तक? बोलो। वोटिंग राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स तो अभी पढ़ेंगे। 107 में शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग्स में 108। अभी हम लोग बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन ऑन द वोटिंग राइट्स, ठीक है, जिसके बारे में 106 में बताया गया सर। रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहे थे कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। समझ में आया सर 106? बोलो ना सर, 106 समझ में आया? यस यस। थैंक यू सर। कि कंपनी में कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। इंटरेस्टिंग था। अब शो ऑफ हैंड्स में वोट देंगे सर। देखते हैं सर शो ऑफ हैंड्स में कैसे वोट दे सकते हैं, फटाफट देख ले। अकॉर्डिंग टू 107 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनलेस द वोटिंग इज डिमांड बाय वे ऑफ पोल, अगर पोल वोट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में डिमांड नहीं हुआ है, द वोटिंग शुड बी डन बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर डिमांड बाय पोल होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है तो उसी में करना पड़ेगा। अगर वैसा कोई डिमांड नहीं है तो फिर बाय शो ऑफ हैंड्स ही होगा, ठीक है। यहाँ पर बार बार एक एक्सेप्शन आपको दिखेगा, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये कुछ नहीं है सर। आईएफएससी पब्लिक कंपनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, specified international financial service center public company, section 107 shall apply in case of a specified IFSC public company unless otherwise specified in the article of the company। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स वो लोग होते हैं सर जो फॉरेन से फंड लेके बिजनेस करता है, मतलब वो उस तरह का कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस तो करता है बट उनका फंड आता है सिंगापुर से, उनका फंड आता है लंदन से, उनका फंड आता है यूएसए से, ठीक है, जापान से, जो जो नॉर्मली फॉरेन सर्विस सेंटर से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से फंड आता है। तो इनके केस में नॉर्मली अप्लाई होगा, शो ऑफ हैंड का केस भी अप्लाई होगा, अनलेस अदरवाइज उनके आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है, बिकॉज उनका फंड अलग है तो उनका फॉलो होगा, नहीं तो इंडिया का जो रूल है वही फॉलो होगा। सिंपल, बस इतना याद रखो, ज़्यादा और डिटेल्स ज़रूरी इसमें नहीं है। ओके, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला गया, कैन एन इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर्स, अगर कोई इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब क्या है सर? इंसॉल्वेंट मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट या बैंकरप्टेड? क्या मतलब होता है इंसॉल्वेंट का? बोलो ना, बोलो सर। इंसॉल्वेंट सर मतलब? सर इंसॉल्वेंट माने money नहीं to pay obligations, pay for the obligations Thank you, sir. to us a company। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब मेरा जितना मार्केट में ऑब्लिगेशंस है उतना पे करने का मेरा औकात करेंटली नहीं है, ठीक है। मतलब आई एम नॉट एलिजिबल टू पे माई ड्यूज, सिंपल बात है। मतलब इतना खराब हालत है कि मैं जितना भी ड्यूज है मेरा वो मैं पे नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे कंपनी को इंसॉल्वेंट, ऐसे शेयर होल्डर को इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। अगर ऐसा कंट्री भी हालत का ऐसा खराब हो जाता है ना, इंडिया का हालत ऐसा खराब हो जाता है सर 90s 80s में, 91 में अगर इंडिया अपने आप को दुनिया के सामने ओपन ना करता, पता है सर आप लोगों को, 91 में इवन इंडिया का हालत भी, इंडिया बैंकरप्टेड हो गया था सर, सीरियसली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा फाइनेंशियल हिस्ट्री जानो, पता चल जाएगा। 91 में आप लोग को, जो लोग पढ़ते हो सर इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल नॉलेज का क्लास करते हो उनको पता है सर। मैं आप लोग को एलपीजी के बारे में बोला सर, आप लोग को पता है सर? लिबरलाइजेशंस, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े हो सर। लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, हाँ सर, Yes sir। है ना सर। एलपीजी जो इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी हो गया था 90s के टाइम पे, मनमोहन सिंह जब इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम का बात कर रहा हूँ। इंडिया बैंकरप्टेड था एक्चुअली। इंडिया का बहुत सारे कंट्रीज़ के पास इतना ज़्यादा लोन हो गया था कि इंडिया अपना लोन रीपे करने का हालत में नहीं था। जितना गवर्नमेंट इंडस्ट्री था वो बिजनेस कर रहा था बट अच्छा नहीं कर पा रहा था, डे बाई डे खराब हालत हो रहा था। देश के अंदर हालत तो इतना ख़राब था कि करप्शन ही करप्शन, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, हाँ, ऑफिसर्स, हालत बहुत ख़राब था। तो इंडिया अगर ओपन ना करता ना इकोनॉमी को, ठीक है, ये बिग बुल देखना, थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा।
चाहे, क्योंकि उस टाइम पे ही एक्चुअली वही टाइम है जिस टाइम पे हर्षद मेहता ने पूरा कॉन्सेप्ट को समझ गया था, और फॉरेन पैसा मार्केट में आएगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट उस मूवी में भी समझाया है। इवन आप कोई भी सीरीज देखो यू विल अंडरस्टैंड। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि बैंकरप्टेड हो सकता है सर, बैंकरप्सी आ सकता है, कंट्री के ऊपर भी आ सकता है, पब्लिक के ऊपर भी आ सकता है। पब्लिक पे आए बट कंट्री पे ना आए। कंट्री पे आएगा ना सर, रास्ते पे बैठ जाएंगे। वेनेजुएला नहीं बनाना है सर। आप लोग जानते हो वेनेजुएला का कहानी? हाँ सर, वेनेजुएला के बारे में सुने तो होंगे कहानी, अगर ना भी जानते हो डिटेल्स में। ये एक कंट्री है सर वर्ल्ड में, बड़ा भयंकर हालत में चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जानोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। बेसिकली बैंकरप्टेड है। मार्केट में बिजनेस का हालत इतना खराब कर दिया है कि अपना जो भी ड्यूज वगैरह है रीपे नहीं कर पाता, बिजनेस पूरा खत्म, सोशल स्ट्रक्चर खत्म, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, बिकॉज फाइनेंशियली पूरा डूब चुका है। तो बैंकरप्सी, मतलब जब भी मैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्सी सुनता हूँ ना, मुझे डर लग जाता है कि अच्छा बात है कि इंडिया अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। अच्छा बात है सर, बहुत अच्छा बात है, लेकिन कंट्रोल किया है। लेकिन अगर इंडिया ना करेंटली एक स्टेबल कंडीशंस पे है, लेकिन थोड़ा इधर उधर हुआ ना, इंडिया का हालत खराब हो सकता है। थोड़ा इधर उधर हुआ तो, अगर गलत डिसीजंस लिया गया तो। इसलिए बेहतर है कि आप कंडीशंस को बेहतर करो, ठीक जैसे हमारे घर में होता है ना। अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ा बेहतर हालत में होता है तो हम लोग रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर हमेशा वही एक क्या बोले सर, जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी कुछ हो जाए तो गिर जाएंगे, ऐसा हालत में नहीं रहना चाहिए। इंडिया का सिचुएशन नाजुक है, नाजुक है सर। इसलिए हम लोग युद्ध लड़ने के पहले भी ना 10 बार सोचना पड़ता है। अगर चाइना के साथ वॉर चालू हो जाए ना सर, बाई चांस, होगा नहीं, मैं पूरा आपको बोलता हूँ सर, होगा नहीं वॉर। इंडिया चाहता नहीं है वॉर हो। इवन नॉट जस्ट विद चाइना, इवन इंडिया ऑल्सो डोंट वांट टू वॉर विद पाकिस्तान। आपको बता के रखो, और ऐसे कॉन्सेप्ट को जितना भूलोगे उतना ही अच्छा है। इंडिया नहीं चाहता है, बिकॉज वॉर सिचुएशंस इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ जाएगा, बिकॉज हमारा इकोनॉमी अभी भी उस लेवल पे नहीं गया है। चाइना के लिए युद्ध करना लग्जरी है, वो कर सकता है। इतना पावर बनाया अपने फाइनेंस को, इतना पावरफुल फाइनेंस बनाया है चाइना ने। जो इंडिया बनाएगा तो फिर इंडिया भी लग्जरी देख सकता है। चलो सर, ये सब कहानी तो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ आप लोगों को, कभी बोर हो सकते हो आप, बट क्या करें सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड टू ऑल। Okay, sir. Can insolvent shareholder vote at the meeting by show of hands? Yes. Notwithstanding that he has no longer any beneficial interest in the shares, obviously अगर वो insolvent है तो कंपनी के शेयर्स में उसका कोई beneficial interest तो हो नहीं सकता, and the dividends are payable only to his trustee in bankruptcy। मतलब उसका जो भी मार्केट में अर्निंग है वो कहाँ चला जाएगा? वो ट्रस्टी में चला जाएगा। मतलब जिनको पेमेंट देना है, जिनका ड्यूज है उनको तो देना पड़ेगा। तो अगर किसी इंसॉल्वेंट बंदे का मार्केट में कोई अर्निंग हो रहा है तो वो अर्निंग भी चला जाएगा बैंकरप्सी के केस में ट्रस्टी के पास, जहां से उनका ड्यूज चुकाया जाएगा। एन इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर्स, so long as he remains in the register of the company as a member, is entitled to exercise his votes which are attributed to his status as member। ओके, जैसे एक एग्जांपल दोगे सर? चलो सर, मिला है मुझे एग्जांपल। बोलते बोलते ना ये एग्जाम्पल ना मुझे याद आ जाता है, कभी कभी, कभी कभी याद आता नहीं है सर। हर केस में एग्जाम्पल याद करना ना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, बट फिर भी आई विल ट्राई ऑलवेज। एक इंसान का नाम याद आ गया सर, आप भी जानते हो, अनिल अंबानी। नाम तो सुने होंगे सर? ओ सर बोलो, नाम सुने कि नहीं सुने? हाँ सर। है ना, धीरू भाई अंबानी का छोटा बेटा। अंबानी रिलायंस बड़ा बिजनेस है सर, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया है धीरू भाई अंबानी। बहुत मेहनत करके बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया। बट कोई बात नहीं सर, समझ के साथ साथ इनका सोच सही नहीं निकला, तो बिजनेस चला नहीं पाए सर। जो डील किया था वो डील भी काम नहीं आया। कभी हो सके तो इनका केस स्टडीज पढ़ा करो, दिमाग ओपन होगा सर। फिलहाल इतना समझ लो, अनिल धीरूभाई अंबानी इज एन इंडियन बिजनेसमैन। ही इज द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस ग्रुप व्हिच वाज क्रिएटेड इन जुलाई 2006 फॉलोइंग ए डीमर्जर फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। He leads a number of stocks listed corporations including Reliance Capital, Reliance Infrastructure, Reliance Power and Reliance Communications। ठीक है, बट करेंटली ये बैंकरप्टेड है। इनका डेटा भी हमें मिल जाना चाहिए। करेंटली ये बैंकरप्टेड है, इनका बिजनेस करियर में करेंटली ये रिलायंस कम्युनिकेशन, अच्छा ये इनको अभी तक बैंकरप्टेड नहीं किया गया है, बट इनका कंपनी बैंकरप्टेड हो चुका है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन। एक सेकेंड, ये देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्सी केस में पूरा फंस चुका है।
Just look here. Reliance Communication Limited, popularly RCOM, was an Indian mobile network provider headquartered in Navi Mumbai. 2G 3G data service देता था, बहुत नाम कमाया था कंपनी. In February 2019, the company filed for bankruptcy as it was unable to sell assets to repay its debt. It has an estimated debt of 50,000 crore against asset worth rupees 18,000 crore. समझ में आया सर कुछ? मार्केट में कितना लोन है इसका? 50,000 करोड़ का लोन है, लेकिन इनके पास एसेट सेल करके कितना आ रहा है? 18,000 करोड़ आ रहा है. समझ में आ रहा है? अभी इनका हालत इतना खराब है कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी मॉर्टगेज है, इनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी मॉर्टगेज है और मुश्किल बढ़ रहा है डे बाय डे. अब लास्ट में अगर कुछ तो बचा लिया, मुकेश अंबानी बचा लेगा, मुझे पूरा विश्वास है, भाई है, बचा लेगा सर. मतलब एटलीस्ट पर्सनली बचा लेगा, कंपनी नहीं बचा पाएगा शायद, बट पर्सनल लेवल पे बचा लेगा. एक बार तो 500 करोड़ का पेनल्टी ये हुआ था सर, बेल हुआ था, बेल 500 करोड़ का बेल हुआ था, 500 करोड़ दे के बेल मिला है, वो भी मुकेश अंबानी ने उस टाइम पे उनको छुड़ाया था सर. आप सब ये सब थोड़ा बहुत जानोगे तो आपको और मज़ा आ जाएगा. एरिक्सन के साथ एक बहुत बड़ा केस में फंस चुका है, सोनी एरिक्सन आया था ना सर, ये बहुत बड़ा केस चल रहा है, ये वाला केस. अब ये सब केस पढ़ोगे ना तो और दिमाग ओपन होगा. ये कंपनी लॉ के बारे में पढ़ना है ना, तो कंपनी रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए आप लोगों को. तो जितना जानोगे, जितना पढ़ोगे, उतना दिमाग खुलता जाएगा. ठीक है, डिटेल्स में अभी बाद में जाएंगे, बहुत सारा चैप्टर्स आएगा, आई विल डिस्कस. अच्छा ठीक है. तो स्टार्टिंग में इनको ही अच्छा कंपनी लेकिन मिला था बंटवारा के बाद. सर किसको अच्छा मिलता है, किसको बुरा मिलता है, ये मेन बात नहीं होती चला नहीं पाया. है सर. एक दिन सर पढ़ रहे थे इसके बारे में. टैलेंट क्या होता है जानते हो? जिसको हम लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला. सर जिसको, जो एक्चुअली स्क्रैच से बना सकता है ना, वही एक्चुअल एंटरप्रेन्योर होता है. इसी से प्रूव होता है. किसका पापा का क्या है डजेंट मैटर. हम लोग ना बहुत केस में से बोलते हैं कि भाई तेरा तो जिंदगी सेट है भाई, तेरा क्या चिंता है. हाँ, तेरा तो पापा तो बॉस है, तेरा तो ये है वो है. जिनका नौकरी है पापा का, उनका चिंता ये है कि ये तेरा पापा तो अच्छा नौकरी करता है, हमारे घर में बिजनेस में क्या पता कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, तेरा तो फिक्स इनकम है ना भाई, तेरा क्या चिंता. तेरा पापा को अच्छा खासा मिलेगा, तेरे को कुछ पढ़ा देगा, तू कुछ कर लेगा. हाँ, जिसके घर में बिजनेस है, जिनके मतलब जिनके घर में अच्छा बिजनेस चलता है, तो जॉब वाले बोलते हैं तेरा पापा का क्या बड़ा बिजनेस है, तेरा क्या चिंता. अरे भाई ये सब कोई बात नहीं होता, किसका क्या चिंता, किसका क्या चिंता. चिंता सबका अपना. सबका अपना अपना चिंता है. सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है आवाज, साउंड आ रहा है मेरा? हाँ अब आ रहा है. Yes. हाँ सर. थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था. ठीक है, कभी कभी ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है तो ऐसा हो जाता है. ओके, तो वही एक्चुअली मैं बोल रहा था कि किसका पापा का क्या है, इट्स नॉट अ बिग डील. अगर कुछ बिग डील है तो फिर आप क्या करते हो. पापा का है, हो भी सकता है, पापा का ना भी हो सकता है. ठीक है, जैसे वो बिल गेट्स का एक बहुत फेमस वर्ड्स है, आप लोग भी सुने होंगे. इफ़ यू बॉर्न, इफ़ यू डाई पोर इट्स योर मिस्टेक, इफ़ यू बॉर्न पोर इट्स नॉट योर मिस्टेक. है ना सर, आप लोग सुने होंगे. अगर आप गरीबी में जन्मे हो ये आपका मिस्टेक नहीं है, बट अगर आप गरीबी में मरते हो तो इसमें आपका मिस्टेक ज़रूर है कि आप ही सोच नहीं पाए सर. सोच से ही सब कुछ बनता है. ओके सर, चलो आगे बात करें.
Voting through electronic means section 108. E-voting has been introduced under section 108. Read with the companies. ये पहले बाद में आ गया जब से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट डे बाय डे इम्प्रूव होने लगा तब से। अच्छा ये स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन शेयर है? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. Rules 2014 provides that a member in the prescribed class of companies may exercise his right to vote by electronic means. Rule 20 of the Companies Management and Administration Rule 2014 provides a detailed procedure for electronic voting which states as follows. चलो सर फटाफट थोड़ा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो वेरी मॉडर्न एस्पेक्ट्स कि वोट इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए। मैं तो मानता हूँ सर हमारा देश में जो वोट होता है इसको भी इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, पॉसिबल है कि नहीं है? हमारे देश में जो वोट होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? इलेक्ट्रॉनिक्स में है अभी भी। हाँ सर। वो जो मशीन्स वो जो अभी होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही कहते हैं ना उसको। हाँ इलेक्ट्रॉनिक या मीडियम कुछ और है बट हम लोगों को जाना पड़ता है ना सर, वोट दान केंद्र में जाना पड़ता है। हाँ आप घर में बैठ के भी दे सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन। मीन्स पे तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही हो रहा है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। बट मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम हो जाए तो कैसा रहेगा? तो इम्प्लीमेंट के बाद पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा, मिक्सड अप हो जाना चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम। इसमें क्या होगा कि बहुत सारा लोग शिफ्ट हो जाएगा और वोट एकदम सही होगा, वोट एकदम सही होगा। पुलिस के पीछे इतना खर्चा करने का भी जरूरत नहीं है, इतना मारपीट का भी कोई जरूरत नहीं है। इंटीरियर में थोड़ा टैकल कर लो। मैं मानता हूँ सर भारत में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है। आई एग्री, मुझे पता है सर भारत बहुत इंटीरियर कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, अभी भी बहुत सारा जगह इंटीरियर है, लेकिन इंटीरियर में पुलिस काम करे। कोलकाता जैसे शहर में इलेक्ट्रॉनिक वोट तो हो ही सकता है, कोई भी शहर में, कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो सकता है ना। तो ये पॉसिबल ऑब्वियसली, मतलब एटलीस्ट जितना लोग चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोट पे दूंगा, ऑनलाइन में घर पे बैठ के वोट दूंगा, दे देना वोट, क्या प्रॉब्लम है। एक साइट बना लो गवर्नमेंट का, वहाँ पर जाओ अपना मतदान करो, जैसे फेसबुक वगैरह में वोटिंग होता है, काम बन जाएगा। सिक्योरिटी बहुत हो सकता है और जो भी रहेगा सबके लिए रहेगा। ये इतना झमेला करके, इतना पॉलिटिक्स को बना के, मार पीट, दंगा, लोगों का खून खराबा क्या ज़रूरी है। थोड़ा कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, खर्चा भी बचेगा काफ़ी। मिक्सड अप हो जाना चाहिए, डिजिटल का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए सर। कंट्री बहुत बड़ा है हमारा। हाँ सर, बायोमेट्रिक्स करके भी हो जाएगा। हाँ मतलब कुछ तो हो वन सकता है। टाइम, वन आदमी, 1%। तोथा क्या लगता है, तोथा अच्छा बात होगा होने से? तोता को मेरा आवाज़ नहीं आ रहा क्या? আরে এইভাবে এখন হওয়া সম্ভব না, এত ইয়েতে মিক্সড আপ হওয়া মুশকিল স্যার। যে কোনো একটা লাইনে যেতে হবে, নয় পুরোটা অনলাइन নালে যেটা আছে সেটা। এইভাবে করাটা মুশকিল। मुश्किल हो जाए। अच्छा तोता बोलते हवा मुश्किल है। नहीं मैं तो बस अपना वो ड्रीमर होता है ना, मैं तो ड्रीम देख लिया, शायद नहीं देखना चाहिए था। ठीक है तो था, नहीं देखूंगा, तू बोल दिया तो दुख हो गया। স্যার হতে পারে আরো অনেক সময় লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই এখনো সেরকম। नहीं एग्जैक्टली मतलब मेरे हिसाब से अगर हो जाए तो अच्छा है, खर्चा बचेगा सर, काफ़ी खर्चा बचेगा। इंडिया को बहुत सारा जगह में अलग खर्चा करना है और ये फालतू का पॉलिटिक्स भी बंद हो जाएगा। Okay, voting through electronic means section 108. E-voting as a voting through electronic means shall apply in respect of the general meetings for which notices are issued on or after the date of commencement of these rules. Companies providing its members to exercise right to vote by electronic means, every listed company and company having not less than 1000 members shall provide to its members facility to exercise their right to vote in resolutions proposed to the considered as the annual general meeting by electronic means. इनका मेंबर्स 1000 से कम है उनके लिए मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में बोला गया है। कंपनीज प्रोवाइडिंग इट्स मेंबर टू एक्सरसाइज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एवरी लिस्टेड कंपनी, पॉइंट टू बी नोटेड, लिस्टेड कंपनीज मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड, एंड कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स शैल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स फैसिलिटी, अगर वो लिस्टेड कंपनी है और अगर नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स है, टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर्ड एट जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। निधि कंपनी मतलब जो अपनी अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेफर टू इन चैप्टर एक्स बी। ये निधि कंपनी के बारे में मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पूरा डिटेल्स में बोला हुआ है, जिनका हुआ है बहुत अच्छा आपको याद होगा, जिनको नहीं हुआ है बाद में करवाएंगे। एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेफर टू इन चैप्टर एक्स बी और चैप्टर
XC of the Security Exchange Board of India, issues of capital and disclosure of requirement, regulations 2009 is not required to provide the facility to vote by electronic means. मतलब निधि कंपनी, इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स जैसी कंपनीज में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अलाउड नहीं किया गया है सर, ठीक है, इतना करेंटली याद रखो, 2009 के रेगुलेशंस के हिसाब से मना किया गया है। अच्छा, एक्सरसाइज ऑफ राइट बाय ए मेंबर में एक्सरसाइज राइट टू वोट थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड रेजोल्यूशंस एंड द कंपनी शैल पास सच रेजोल्यूशंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल। प्रोसीडियर सिंपल बात है सर, एकदम कोई भी मीटिंग वगैरह का वोट वगैरह करने से पहले जो भी होना चाहिए, पहले आप नोटिस भेजो, नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है, नोटिस मीटिंग का नोटिस भेजने के लिए स्पीड पोस्ट यूज़ करो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ करो, मतलब ईमेल आईडी यूज़ करो, कुरियर सर्विस यूज़ करो, नोटिस टू बी होस्टेड ऑन वेबसाइट, कंपनी को वेबसाइट में बता दो, नोटिस कंटेनिंग दी पर्टिकुलर क्या होना, मतलब बेसिकली किस मैटर में वोट होगा, क्या होगा, बता दो सब कुछ। द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किस तरह से वोट लिया जाएगा वो भी बता दो। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, कहाँ क्या पब्लिकेशन होगा वो बता दो। एक चीज़ बस याद रखना नोटिस पब्लिकेशंस के बारे में कि dispatch of notice for the meeting under clause 1 of sub rule 4 but at least 21 days before the date of general meeting, at least once in a vernacular newspaper। vernacular मतलब कोई भी एक जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर में एटलीस्ट देना पड़ेगा, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑफिस है, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड हैविंग ए वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पेपर जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर चलता है, जैसे कि अगर बंगाल में जो बंगाली न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है सर आनंद बाजार पत्रिका, एज पर दी डेटा सर, बंगाली में आनंद बाजार पत्रिका सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ऑल ओवर इंडिया सबसे लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर में इंग्लिश में सर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल में मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राफ सबसे ज़्यादा इंग्लिश होता है, लेकिन वारनाकुलर में आनंद बाजार है, आफ्टर दैट आई थिंक वर्तमान सेकेंड में है मोस्ट प्रोबेबली, फिर प्रतिदिन आता है, ईशोमय भी है, वो भी अच्छा जा रहा है आजकल, तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। ओके तो सिस्टम समझ गया ना सर। और एक इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग कंट्री वाइड सर्कुलेशन, आपको वो वाला इंग्लिश पेपर में देना चाहिए जिसका कंट्री वाइड सर्कुलेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट में या दो स्टेट में है, कंट्री वाइड सर्कुलेशन है, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इस तरह का। एंड स्पेसिफाइंग इन द सेड एडवर्टाइजमेंट इंटर एलियर द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, तो उसमें आपको सब बता देना चाहिए, स्टेटमेंट दैट बिजनेस में भी ट्रांजैक्टेड, वोटिंग किसके बारे में हो रहा है, कौन सा बिजनेस के बारे में डिस्कशन होगा, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, द डेट एंड टाइम ऑफ रिमोट वोटिंग, कट ऑफ डेट, ठीक है, जो भी एक वोट के लिए बताना चाहिए, बस सिंपल उसी लैंग्वेज में यहाँ पर बोला गया है। नोट्स तो आप लोगों के पास है ही, एक बार बस आप लोग ना गो थ्रू कर लेना, ये सब बेसिक कुछ पॉइंट्स है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, इतना मैं आप लोगों को बोलूँगा। टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग, ऑप्शंस फॉर रिमोट ई वोटिंग, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, जरूरत पड़ने से स्क्रूटिनाइज भी रखा जाएगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल में होता है ना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटिनाइजर हु मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, cost accountant in practice, company secretary in practice, or an advocate or any other person who is not in employment of the company and is a person of the repute who in the opinion of board can scrutinize the voting and remote voting process in a fair and transparent manner, provided that the scrutinizers who are appointed may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well versed with the electronic voting system. Scrutinizer समझ में आया सर? जरूरत पड़ने से आप स्क्रूटिनाइजर रखो कि प्रॉपरली वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसको रख सकते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड एडवोकेट। ओके, इस तरह का पर्सन जो मतलब बेसिकली कॉमर्स एंड फाइनेंशियल लेवल में पक्का हो सर, वही कर सकता है। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? अरे वो CACM वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ओके सर। स्क्रूटिनाइजर क्या करते हैं आप तो समझ ही गए। स्क्रूटिनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द रिक्विजिट्स मेजॉरिटी, मतलब वो देख लेगा कि क्या सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मीटिंग में चेयर में वोटिंग करने के टाइम पे मीटिंग होगा तो चेयरमैन भी रहेगा। द चेयरमैन शैल एट द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ डिस्कशंस ऑन द रेजोल्यूशंस ऑन व्हिच वोटिंग इज टू बी हेल्ड अलाउ वोटिंग एज प्रोवाइडेड इन clauses of A to H of subsection rule 1, rule 21 as applicable with the assistance of the scrutinizer। तो जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से चेयरमैन अपना काम करेगा। फिर वोट का काउंटिंग का डे आएगा, जैसे हमारे बंगाल में 2 मई को वोट काउंट होगा और डिक्लेयर होगा रिजल्ट्स। वी ऑल आर वेरी ईगर टू नो, अभी भी वोट का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ रियल का। ऐसा ही कंपनी केस में भी होता है। एक्सेस टू डिटेल्स, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, सेफ कस्टडी ऑफ रजिस्टर्स, रिजल्ट्स ऑन वेबसाइट। हाँ सर,
एंड पासिंग ऑफ डेट ऑफ रेजोल्यूशंस, जैसे ही वोट कंप्लीट होगा फिर रेजोल्यूशंस पता चलेगा, एंड रेजोल्यूशंस नॉट टू बी विदड्रॉन, resolutions not to be withdrawn, ठीक है। resolutions proposed to be considered through voting by electronic means shall not be withdrawn। ये आप उठा नहीं सकते कि भाई मेरा resolutions हम हटा लेंगे, नहीं सर, आपको आपने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ये voting concept में passing of the date of resolutions subject to the receipt of requisite number of votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of relevant general meeting। For the purpose of this clause the requisite number of votes shall be the votes required to pass the resolutions। जैसे कि आपको पता है ordinary resolutions and the special resolutions मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे, यही वाला हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कि कब होगा। रेजोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आगे आता हूँ, लेकिन बिफोर दैट देयर आर और एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है सर डिमांड फॉर पोल। डिमांड फॉर पोल वोट होगा, ठीक है, पोल करके वोट किया जाएगा कि कितना लोग किसको सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से। सेक्शन 109 प्रोवाइड्स दैट द बिफोर और जैसे होता है ना सर केबीसी में आप लोग देखते थे पोल करना, ठीक है, वैसा ही सेक्शन 109 प्रोवाइड दैट बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रिजोल्यूशंस बाय शो ऑफ हैंड्स द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन हिज ओन और ऑन डिमांड बाय द स्पेसिफाइड मेंबर्स इन दैट बिहाफ। तो अगर कुछ स्पेशल लोग डिमांड करके पोल वोट करता है तो पोल वोट भी हो सकता है। मेंबर्स हु कैन डिमांड फॉर पोल, कौन पोल वोट के लिए डिमांड कर सकते हैं, इसका भी रूल्स बना के रखा है। पोल वोट हर कोई डिमांड नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक रूल है सर कंपनी लॉ में। इन केस ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल बाय द मेंबर्स प्रेजेंट in person or proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power, at least 1/10 voting power होना चाहिए, और holding shares on which an aggregate sum not less than 5 lakh, कम से कम 5 लाख शेयर होल्ड करेगा, और सच हायर अमाउंट 5 लाख से ज्यादा प्रेस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप होना चाहिए सर, ऐसे नहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब पेड अप होना चाहिए, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर कंपनी, अगर कोई दूसरा कंपनी हो, बाय एनी मेंबर और मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी वर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, एटलीस्ट 1/10, ठीक है। तो ये दो तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है जो डिमांड फॉर पोल के लिए बोल सकते हैं। डिमांड फॉर पोल विथड्रॉल भी किया जा सकता है, अगर आप एक बार बोल दिए तो ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, अगर आप चाहो तो उसको विथड्रॉल भी कर सकते हो। तो डिमांड फॉर पोल may be withdrawn by the persons who made the demand at any time, जो डिमांड किया था वही उसको विथड्रॉल कर सकता है एनी टाइम होने से पहले, ठीक है। ए पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट, अगर डिमांड पोल एडजर्न हो गया ऑफ द मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल बी टेकन फोर्थविथ। ए पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चंस अदर देन एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शैल बी टेकन एट सच टाइम नॉट बीइंग लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द डिमांड वाज मेड एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग में डायरेक्ट। 48 घंटे के अंदर पोल के लिए एटलीस्ट समय देना चाहिए चेयरमैन ढूंढने के लिए। तो ये है आपका पोल ऑफ डिमांड का डिटेल्स, प्लीज एक बार आप लोग जस्ट गो थ्रू कर लेना। वही सेम टू सेम स्क्रूटिनाइजर रखना, कौन हो सकता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से बोला गया है पोल ऑफ डिमांड पोल के बारे में। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सर पोस्टल बैलेट, है ना सर, और सॉरी लास्ट नहीं, थर्ड कॉन्सेप्ट पोस्टल बैलेट में भी वोट होता है जो 110 में कहा गया है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 65 पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। The provisions relating to passing or resolutions by postal ballot are contained in section 110, read with rule 22 of the company's management and administration rule 2014, ठीक है। इसमें भी वही किस तरह से पोस्टल बैलेट होता है इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। जस्ट एक बार मैं आप लोगों को बोलूंगा गो थ्रू करो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताना, थोड़ा डिटेल्स है, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस में होता है, स्क्रूटिनाइजर कैसे क्या करता है, वही सेम टू सेम थोड़ा सा लिखा हुआ है सर। आपको एक बार जरूर गो थ्रू जरूर करना है सर, लाइन बाय लाइन एक बार गो थ्रू जरूर करना है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डज द काउंटिंग हैपन एट द टाइम ऑफ पोस्टल बैलेट, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। हाउ डज द काउंटिंग हैपन एट द टाइम ऑफ पोस्टल बैलेट? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हियर दैट अ मेंबर हु इज वोटिंग बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट हैज वोट्स इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स। शेयर्स के प्रोपोर्शंस में पोस्टल बैलेट होता है इन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड इन दिस रिगार्ड ही नीड नॉट यूज ऑल हिज वोट्स इन द सेम वे। मतलब आप अपना परसेंटेज ऑफ शेयर को कुछ परसेंटेज में बांट सकते हो। देयरफॉर 4 टाइप्स ऑफ बैलेट मे बी रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। बैलेट व्हिच कंटेन्स एसेंट्स, बैलेट व्हिच कंटेन्स डिसेंट्स, मतलब अगर किसी मैटर पे आप अपना ओपिनियन देना नहीं चाहते तो आप डिसेंट दे सकते हो। बैलेट्स वेयर इन द मेंबर हैज वोटेड partially assenting and partially dissenting और यूजिंग नॉट ऑल हिज शेयर्स इन एनी पर्टिकुलर वे। आप अपना शेयर्स को अलग अलग वे में वोट के लिए यूज कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ शेयर के बेसिस में पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट होता है। इनवैलिड बैलेट भी हो सकता है ड्यू टू एब्सेंस एंड मिसमैच ऑफ सिग्नेचर और ओवर राइटिंग, ऐसा भी पोस्टल बैलेट में हो सकता है। तो हाउ डज द काउंटिंग हैपन? हाँ बोलो सर। থার্ড যেটা আছে ব্যালেটস ওয়্যার মেম্বার হ্যাজ ভোটেড পার্শিয়াল অ্যাসেন্টিং পার্শিয়াল ডিসেন্টিং, ওটার মানে কি করে? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में तुम पर्शियली किसी चीज में हाँ बोल रहे हो, मतलब आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहते। হ্যাঁ মানে ভোটিং এ ওটা কাউন্ট কি করে হয়, মানে এটা
ওরা ধরবে কেউ তো মিডল গ্রাউন্ডে আছে। मतलब सपोज मान হ্যাঁ, कि এটা কেন হতে तेरे পারে? पास कंपनी का सपोज मान कि 10% शेयर होल्डिंग, ठीक है, बिकॉज ये तो बोर्ड्स का प्रोपोर्शन शेयर्स के पेडअप के बेसिस पे हो रहा है कि सपोज तुम किसी कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर्स है मार्केट में, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स में से तुम्हारे हाथ में 10,000 शेयर्स तुम्हारे पास है, तो 1 लाख का 10,000 कितना हो जाएगा? 10% शेयर होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10%, सपोज तुम जब पोस्टल बैलेट में वोट दे रहे हो तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट में आपका वोट किसी फेवर में या अगेंस्ट में जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो नॉर्मली एसेंट्स में ठीक है, डिसेंट्स में भी ठीक है, बट ballots wherein the member was voted partially assenting and partially dissenting or using not all his shares in, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, not all his shares in any particular way, मतलब partially मतलब सिंपल बात है कि जो भी वोट का रिजल्ट्स, मतलब जो भी वोट का कॉन्सेप्ट है, सपोज डिविडेंड डिक्लेरेशंस के बारे में बात चल रहा है, आपके पास कंपनी का 10% है, तो आप क्या कर रहे हो, आप 7% एक तरफ दे रहे हो, 3% डिसेंट के लिए दे रहे हो कि नहीं मैं 3% ना करूंगा बट 7% हाँ बोलूंगा, या फिर आप 50-50 कर सकते हो, 50% यस 50% नो। तो टोटल का जो वोटिंग काउंट होगा परसेंटेज वाइज आपका टोटल 10% आप हाँ ना में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो पर्शियल असेंटिंग पर्शियल डिसेंटिंग हो रहा है ना, बात नहीं समझ में आ रहा है? समझ में है ना, मतलब ये क्यों करते हैं कोई, अब समझ में, इसमें आपको समझना पड़ेगा। सपोज मानो कि जब एक कंपनी का मीटिंग होता है ना, थोड़ा बड़ा बात होता है, मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल बातें करना पड़ेगा। ऐसे सपोज मानो कंपनी के एक पर्टिकुलर डिसीजंस लिया जा रहा है, तो वहाँ पर ना अभी लॉबी होता है, सर सिंपल बात है। तो लॉबी मतलब एक लॉबी चाहता है कि नहीं कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, सबको डिविडेंड मिल जाए, दूसरा लॉबी सोच रहा है कि नहीं कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एक सिंपल डिविडेंड को देके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ मैटर को, कि मैं ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स मैटर पे अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। आप लोग धीरे धीरे जैसे अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाते जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज हो सके तो शेयर मार्केट वगैरह के साथ कनेक्टेड हो जाओ। नॉट ज़रूरी नहीं कि आप उसमें लाख लाख इन्वेस्ट करो, मैं तो बस जानने के लिए बोलता हूँ। तो सपोज मानो कि आप एक कॉन्सेप्ट में बात हो रहा है, जैसे इन्फोसिस का ही जो कॉन्सेप्ट अभी पर शेयर में 15 करके डिविडेंड दिया जा रहा है, तो आप फुल एग्री नहीं हो और आप ना भी नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपका जो 10% है आप उसको उसके हिसाब से एसेंड एंड डिसेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर देखा जाएगा कि बाकी पूरा का पूरा क्या डिसीजंस होता है। तो इस तरह से आप अपना वोट दे सकते हो। इट्स डिपेंड्स कि अगर परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से वोट हो रहा है तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा है सर? ओके, फिर सर्कुलेशंस ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस, सर्कुलेशंस ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस। While the board enjoys the primacy in setting the agenda of the meeting, the members are given a right under section 111 to propose resolutions for consideration at the general meeting. The number of members required to make requisitions under subsection 1 of this section are as required or to requisitions of general meeting in subsection 2 of section 100. Prerequisites of valid requisitions, मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है, the prerequisites of valid requisitions must be made in writing and signed. In the case of a company having a share capital, such number of members who hold on the date of the receipt of the requisitions, ठीक है, कितना मेंबर है वो रिक्वेस्ट कैसे डाल रहा है, not less than 1/10 of such paid up share capital of the company, एटलीस्ट उतना लोगों को डालना पड़ेगा कि जो मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है, उसमें डिटेल्स क्या क्या डालना चाहिए वही यहाँ पर बोला है। 2 or more copies of the said requisitions may contain signature of all the requisitionist. It must be deposited at the registered office of the company not less than 6 weeks before the meeting in the case of a requisitions requiring notice or resolutions. एक बार गो थ्रू करना सर, समझ जाओगे। ओके, तो ये बेसिकली सर्कुलेशंस के बारे में बोल रहा है, अगर रिक्विजिशंस देता है तो उसके बारे में बोल रहा है। एक स्पेशल एरिया देख लो सर, स्पेशल एरिया है, यहाँ से एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। 112 के बारे में देख लो एक बार। 112 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन मीटिंग ऑफ कंपनीज टू विच दे आर मेंबर। आपको बता दूं कि जो सब कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं ना सर, उनका जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट होता है सर। जैसे कि LICI के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइफ इंश्योरेंस का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो मैं आपको जस्ट एक बार शो करता हूं। LICI इसका करेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है सर, फुल्ली गवर्नमेंट है। इसका रिसेंटली कुछ परसेंटेज सरकार मार्केट में लाना चाहता है। क्यों लाना चाहता है? सिंपल बात है, अब लोग समझते नहीं है। अब क्या बताओ, LICI का कुछ परसेंटेज मार्केट में लाने के पीछे का खूब सिंपल कॉन्सेप्ट है। LICI के पास बहुत सारा पैसा है सर, इनके पास हाई फाई डिपॉजिट है, ठीक है, बहुत डिपॉजिट है, हाई डिपॉजिट है।
अब ये डिपॉजिट पड़े पड़े सड़ रहा है, ठीक है। तो अगर LIC आई, ऐसे तो LIC एसेट मैनेजमेंट के थ्रू से मार्केट में काम करता है, ये खुद भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये चाहता है कि इसका शेयर का वैल्यू भी आ जाए मार्केट में। ये मार्केट में शेयर में नहीं है, LIC का शेयर मार्केट में नहीं है, तो इसमें प्राइवेटाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कुछ अमाउंट ऑफ होल्डिंग सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ देगा मतलब मार्केट में लोगों के लिए दे देगा, मतलब फ्री फ्लोट करेगा। फ्री फ्लोट करने में क्या होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सपोज अभी गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, 100% शेयर होल्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर, ये इसका पूरा का पूरा 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। की पीपल, हेडक्वार्टर्स, रेवेन्यू, प्रोडक्ट्स, टोटल एसेट, ओनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पूरा का पूरा 100% शेयर होल्डर है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है, नॉर्मली जो गवर्नर वगैरह होता है ना, वही इसका मेन प्रोमोटर या डायरेक्टर माना जाता है जब भी कोई कंपनी उसका। ऐसे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, MR कुमार, VP आनंद, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये LIC कंपनी का डिटेल्स है। तो ऐसे बहुत सारा केस होता है जहाँ पर किसी भी कंपनी में कोई प्रेसिडेंट का शेयर होल्डिंग है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा केसेस में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे LIC में मैं आपको जैसे दिखा जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ऐसा केसेस में आपको पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है हमें, जहाँ पर गवर्नर या फिर किसी कंपनी का प्रेसिडेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग ले रहा है। तो बेसिकली LIC का शेयर मार्केट में आएगा तो आपको और पता चलेगा, उसके बारे में मैं कभी बाद में बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। अभी मैं शेयर में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लो। सेक्शन 112 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट, मैं थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में बोल देना है ना, मतलब आदत बन जाता है आजकल। क्या है ना, वो मार्केट में क्या चल रहा है ना, दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। मैं सोचता हूँ कि आपको हर बात बोलते जाओ, लेकिन आपको बाकी चीज़ भी तो मुझे बताना है। Section 112 of the Companies Act 2013 provides that President of India or the Governor of State, if he is a member of a company, may appoint such persons he thinks fit to act। ऐसे देखो, प्रेसिडेंट या गवर्नर कहीं पर जा नहीं सकता मीटिंग वगैरह में, वो जाता नहीं है, तो वो उनके जगह में रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। इवन वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाके एट एनी मीटिंग एंड सच अदर पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम राइट्स एंड पावर्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट, to proxy and postal ballot as the president or as the case may be the governor could exercise as a member of the company। मतलब वो जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर का या प्रेसिडेंट का, उनका वो भी प्रॉक्सी यूज कर सकता है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द प्रॉक्सी, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी नहीं है सर। सेक्शन 112 क्या बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर है तो वो अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव उतना ही पावर रखेगा जितना पावर गवर्नर का है। मतलब वो वोट देना, प्रॉक्सी रखना, वो सारा का सारा काम वो कर सकता है। बस इतना आप याद रखो। एंड सेक्शन 113 एक बहुत अच्छा काम बोलता है सर। सेक्शन 113 में अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डिंग करता है, तो अगर एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर होल्डिंग करता है तो फिर वो कंपनी का मेंबर भी तो वोट दे सकता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्डर, मतलब आपका कोई कंपनी है, सपोज ए कंपनी बी कंपनी का शेयर होल्डिंग करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको LIC दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो LIC का सब्सिडियरीज कुछ दिख रहा होगा, अभी दिख रहा था, कहाँ चला गया सर? सब्सिडियरीज ऑफ LIC था ना अभी, प्रोडक्ट, यस मिला। ये देखो सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC इंटरनेशनल लिमिटेड, LIC कार्ड्स एंड सर्विस, LIC म्यूचुअल फंड, LIC पेंशन फंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि LIC कंपनी का सब्सिडियरीज है। इसका मतलब ये सब कंपनीज में LIC का एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग है। मतलब IDBI बैंक में LIC का शेयर होल्डिंग है, LIC पेंशन फंड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें LIC का 51% शेयर होल्डिंग है, LIC कार्ड्स एंड सर्विस में LIC का शेयर होल्डिंग है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी है, इवन IDBI बैंक में भी LIC का शेयर होल्डिंग है। आप समझ रहे हो ना? तो जब एक कंपनी के दूसरे कंपनी में शेयर होल्डिंग है, मतलब वो क्या बन गया सर? शेयर होल्डिंग है तो फिर वो मेंबर बन गया, ये सर नो। अगर आपका किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो आप कंपनी का मेंबर बन जाते हो। तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी का मेंबर बन जाए तो क्या वो किसको भेजेगा? उसको भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ेगा ना। हाँ सर, कंपनी तो नहीं जा सकता ना वोट देने या फिर प्रॉक्सी मतलब ये करने, उसको रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ेगा। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर 113 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड दैट वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज ए मेंबर ऑफ ए क्रेडिटर, member or a creditor including a holder of debentures of the company and its authorizes any person and its representative at any meeting of the company or any class of members of the company or at any meeting of creditors of the company, such representative shall be entitled to exercise the same rights and powers including right to vote by proxy and by postal ballot on behalf of the body corporate which he represents। तो सेक्शन 112 एंड 113 याद रहेगा सर।
112 113 याद रहेगा ना सर? Yes, sir. रिजोल्यूशंस अल्टीमेटली वो दिन आ ही गया जब हम लोग रिजोल्यूशंस में पहुंच गए। अब सर फटाफट देख लो रिजोल्यूशंस क्या है, बड़ा सिंपल है। दो तरह का रिजोल्यूशंस हो सकता है, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस और एक स्पेशल रिजोल्यूशंस। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस का मतलब व्हिच आर पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, बस सिंपल मेजोरिटी। 50% से ज़्यादा वोट एक तरफ में आ जाए, 2 वोट हो सकता है टोटल। अगर 100% वोट है, अगर 2 50-50 में बटा हुआ है कि अगर एक तरफ वन साइड अगर 51% फेवर में वोट हो जाए तो ही काम बन जाएगा। 50% से ज़्यादा फेवर में चला जाए तो वो फेवर हो जाएगा, अगर 50% से ज़्यादा 51% अगर अगेंस्ट में चले जाए तो वही हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी होने से ही होगा, बस आप सिंपली मेजोरिटी हो जाओ। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशंस में आपका मेजोरिटी होने के लिए एटलीस्ट 75% का सीट आपको लेना पड़ेगा। 75%, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हो, चाहे वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर के हिसाब से हो, वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी डिसाइड करेगा कि किस मैटर पे वोट हो रहा है उसके ऊपर, पोस्टल बैलेट पे हो रहा है, जो भी पैटर्न जो है उसके बेसिस पे 75% मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए, तब जाके फेवर या अगेंस्ट जो भी हो रेजोल्यूशन उसी तरह का पास होगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस मोर देन 50% एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय 3 टाइम्स मेजोरिटी। याद रखिएगा, हाँ सर, 3 टाइम्स मेजोरिटी। 3 टाइम्स मतलब 75% का 3 टाइम्स मतलब 100% का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा सर? बेसिकली 3/4, 3/4, 3 टाइम्स मीन्स यहाँ पर 3/4 बेसिकली, समझ में आ रहा है सर? टोटल 3/4 का शेयर होल्डिंग मतलब रेजोल्यूशन पास करने के लिए चाहिए। 3/4 करके देखो 75 ही आएगा, 3/4 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको 75% मेजोरिटी मिलेगी। इसलिए क्या बोलते हैं, 3 टाइम्स मेजोरिटी चाहिए, तब जाके आप स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करा सकते हो। आप थोड़ा डिटेल्स बता दो सर स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में। ठीक है सर, थोड़े डिटेल्स बता देते हैं ना, काफ़ी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस को। Okay. Section 114 of the Act defines an ordinary resolutions and special resolution. It states that 114 subsection 1 states that a resolution shall be ordinary resolutions if the notice required under this Act have been duly given and it is required to be passed by the vote cast, whether on a show of hands or electronically or on a poll, and the case may be in favor of the resolutions, including the casting vote of the chairman. मतलब chairman जो होता है ना वोट का, वो भी वोट कास्ट कर सकता है, इन फेवर एंड अगेंस्ट में अपना वोट दे सकता है। इफ एनी ऑफ द चेयरमैन बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड सो टू डू वोट इन पर्सन, ठीक है, वो एज ए पर्सन भी अपना वोट दे के कास्टिंग वोट कर सकता है, टाई ब्रेक करने के लिए कर सकता है। वेयर प्रॉक्सीज आर अलाउड, इवन नॉर्मल में प्रॉक्सीज अलाउड है, by proxies or by postal ballot exceed the votes if any cast against the resolutions by members so entitled and voting. Simply put, the votes cast in favor of the resolutions by any mode of voting should exceed the votes cast against it. ओके, ये होता है ऑर्डिनरी, जो मैं आपको सिंपली ऑलरेडी बता दिया। और ऐसे केसेस में क्या है, आपको 3 मतलब 3/4 देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशंस में क्या क्या कैरेक्टर फॉलो करना पड़ता है, स्पेसिफाइड मेजोरिटी 75% मेजोरिटी होना चाहिए। रेजोल्यूशन शैल बी सेट आउट इन दी नोटिस, आपको जो भी रेजोल्यूशंस पास करना है ना पहले उसको नोटिस में बोल दो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस को नोटिस ना देने से भी चलेगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करने से पहले नोटिस जरूर भेजना। नोटिस मस्ट स्टेट दैट रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशंस एंड ओमिशंस वुड इनवैलिडेट द रेजोल्यूशंस। अगर कुछ भी इधर उधर ओमिशंस रह गया तो क्या होगा सर, इनवैलिडेट हो जाएगा सर, वैलिडेट नहीं होगा। Proper notice of 21 days is given for holding the meeting. An explanatory statement should be annexed notice for conducting special business. Special business बनाने के लिए आपको हमेशा मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मतलब आपको पहले से लिख के बताना पड़ेगा कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस होने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, ये मैं आपको घर में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ब्लैक मैंगो लिमिटेड अच्छा क्वेश्चन है सर, एक बार गो थ्रू करना, अगर समझ में नहीं आएगा ना मैं डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, तो ये था रेजोल्यूशंस का एरिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एजीएम का एक मिनट्स का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार मिनट्स आपको बता देता हूँ। मिनट्स के बारे में कहा गया है 118 में, मिनट्स के बारे में कहा गया है सर 118 में कहा गया है। तो मिनट्स का डिटेल्स एक बार यहीं से हम लोग फटाफट देख लेते हैं सर। मिनट्स क्या है, अरे सर सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Minutes of the proceedings of meeting shall be kept within 30 days of the conclusions। मतलब जो भी मीटिंग में होगा, मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स मतलब जो भी मीटिंग में होगा उसका प्रोसीडिंग्स को मिनट्स में क्या किया जाता है सर, लिखा जाता है।
within 30 days of the conclusion of every such meeting concerned or passing of resolutions by postal ballot in books. The minute book shall be consecutively numbered. उसका एक proper numbering होना चाहिए. The minute of each meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings that took place at the concerned meeting. All appointments made at any of the meetings aforesaid shall be included in the minutes of the meeting. In the case of a board meeting or a meeting of a committee of the board, the minutes shall also contain the name of the director present at the meeting, and in the case of each resolution passed, मतलब ordinary हो ordinary, special हो special at the meeting, the name of the director if any dissenting from or not concerning with the resolutions, उसके बारे में भी अगर आप किसी मैटर पे डायरेक्टर ना करता है तो उसके बारे में भी मिनट्स पे लिखना चाहिए कि सभी ने हाँ बोला था बट डायरेक्टर ने ना बोला था. अब अगर ऐसा कुछ बात है तो वो भी लिखना चाहिए मिनट्स पे. ठीक है, जो मेन है वही बता रहे सर यहाँ पर. एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विच इन द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. मतलब ठीक है, दैट is or could reasonably be regarded as defamatory or any persons is irrelevant or the immaterial to the proceedings or is detrimental to the interest of the company. ऐसा डेटा अगर नहीं रहेगा तो वो भी बताना चाहिए. The matter to be included or excluded in the minutes of the meeting shall be at the absolute discretion of the chairman. मतलब minutes में क्या लिखा जाएगा ये सारा का सारा चेयरमैन के हिसाब से होना चाहिए. एंड मिनट्स जो है सर kept in accordance with the provisions, मिनट्स को प्रोविजंस के हिसाब से रखा जाएगा as the evidence of प्रोसीडिंग्स देयर इन. मतलब मीटिंग में क्या हुआ सारा का सारा हिसाब कहाँ पता चलेगा, मिनट्स देख के पता चलेगा. यही वाला बात अगर आप थोड़ा डिटेल्स में देखना चाहते हो तो यहीं पर थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है. आप चाहो तो एक बार प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर कर लेना अपने से. ठीक है, आपको ज़रूर कुछ समझ में आ जाएगा. अगर मिनट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है तो कंपनी को ना सर बहुत भारी मात्रा में पेनल्टी लगाया जाता है. If any default is made in complying with the provision of this section in respect of any meeting, the company shall be liable to a penalty of 25,000 and every officer of the company within default shall be liable of 5,000. If a person is found guilty of tampering with the minutes of the proceedings of the meeting, अगर वो कुछ भी minutes को इधर उधर करता है, he shall be punishable with imprisonment for a term of extend to 2 years and with fine which shall not be less than 25,000. But extend कितना हो सकता है, maximum 1 लाख तक उसका पेनल्टी जा सकता है सर. याद रखिएगा ये सब रूल भी मैं आप लोगों ना एक पेनल्टी का ना पूरा मतलब डिटेल्स दूंगा, आप लोग उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पेनल्टी कंपनी लेवल में हो सकता है. एंड ये इंस्पेक्शंस ऑफ मिनट्स ये तो समझ गए आप लोग. लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज मीटिंग सर. ठीक है, क्या रह गया सर, मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. इसको ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा. बस इतना आप लोग याद रखो. ऐसे एजीएम और ईजीएम के बारे में मैं आपको बेसिक बात मैं कर चुका हूँ बट थोड़ा डिटेल्स डील कर लूँगा सर. ठीक है, एजीएम का मतलब यही होता है कि कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग जो करना मैंडेटरी है. ठीक है, ईजीएम कब किया जाता है, अगर एजीएम में कुछ बात बाकी रह गया हो. अगर एजीएम में करना मैंडेटरी है, अगर एजीएम में कुछ बात बाकी रह गया हो तो कंपनी उसके लिए कभी भी एक बार ईजीएम बुला सकते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं. सेक्शन थोड़ा याद रखिएगा सर. एजीएम के बारे में 96 में बताया गया है और ईजीएम के बारे में सेक्शन 100 में बताया गया है. ठीक है, सेक्शन 100 इज ईजीएम एंड सेक्शन 96 इज एजीएम. अब बस करेंटली इतना बेसिक बात जरूर याद रखो, फिर भी मैं थोड़ा डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स चर्चा करूंगा. कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा ईजीएम के बारे में. सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स दैट एवरी कंपनी whether public or private except one person company shall hold an annual general meeting every year and that the gap between two AGM shall not be more than 15 months. एक एजीएम से दूसरा एजीएम का गैप 15 महीने से ज्यादा होना नहीं चाहिए. 15 महीने के अंदर आपको एजीएम करना ही पड़ेगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर. एक एजीएम से दूसरा एजीएम 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और एक बात याद रखिएगा सर, एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, सिर्फ ओपीसी को छूट है सर. एक 1% कंपनी जो आजकल बना है ना सर, ओपीसी जो प्राइवेट कंपनी है उनको छोड़ के सभी को एजीएम करना पड़ेगा. ठीक है, और कंपनी शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच एजीएम इन द नोटिस कॉलिंग. नोटिस देके एजीएम के बारे में बताना पड़ेगा. नोटिस तो हम लोग शुरू से पढ़ ही रहे हैं सर. होल्डिंग ऑफ एजीएम के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम के बारे में, ये सब में थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा. ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा. बट जो ये 15 डेज का कहानी है ये एमसीक्यू के लिए आप थोड़ा ये मतलब याद रखिएगा. बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि दो एजीएम के बीच में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए. अगर एजीएम नहीं करता है तो कितना पेनल्टी लगाया जा सकता है. इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख rupees and in case of continuing failure which further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to a maximum of 5 lakh rupees of every officer of the company
who is in default shall be liable to a penalty which shall not less than the 25,000 rupees, and in case of continuing failure with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to a maximum of 1 लाख रुपीस। बहुत भयंकर पेनल्टी है सर पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट में, अगर कोई एजीएम नहीं करता है तो, ठीक है। और ईजीएम के बारे में सेक्शन 100 क्या कहता है, बस बेसिक बातें कर ली आज, नेक्स्ट दिन में कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें हैं इसके अंदर, वो मैं करूंगा। बस इतना याद रखो, द बोर्ड में व्हेन एवर इट डीम्स फिट कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100 में बता के रखा है। हु कैन कॉल ईजीएम, बोर्ड कॉल कर सकता है, अगर वो जब भी उनको ठीक लगे वो कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी हेल्ड एट ए प्लेस विद इन इंडिया। द बोर्ड शैल ऑन द रिक्विजिशंस, रिक्वेस्ट डाल के, अगर कोई बोर्ड रिक्वेस्ट डालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो भी का मतलब शेयर होल्डर का बोर्ड, वो रिक्वेस्ट डाल के भी बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, जिनका टोटल शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ सच पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यही सब डिटेल्स में मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा कि कौन रिक्विजिशनिस्ट कैसे डाल सकते हैं, ईजीएम क्यों बुलाया जाता है, ऐसे तो आपको समझ में आया, बट बाकी डिटेल्स आई विल डिस्कस, सर कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कशंस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बट हाँ सर बेसिक बातें कंप्लीट है सर, एमसीक्यू के लिए जितना ज़रूरी था वो मैंने बता दिया, बट केस स्टडीज क्वेश्चंस वगैरह के लिए थोड़ा डिटेल्स मुझे मीटिंग के बारे में आपको ज़रूर बोलना होगा सर। ओके सर, बड़ा लंबा चौड़ा था, समझ में आया। थोड़ा आपको भी मेहनत करना होगा, आप लोगों के साथ आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना होगा सर। ये कंपनी मीटिंग्स वगैरह जो है ना काफ़ी वाइटल माना जाता है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। बस गो थ्रू करके क्वेश्चंस वगैरह जितना दिया हुआ वो करो, और फिर चैप्टर के नीचे जो मैंने चैप्टर शेयर किया, ये नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके रखा, ये शॉर्ट नोट्स अभी तक दिया नहीं, मैं ये भी दे दूंगा। और ये नोट्स के नीचे ना आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, ठीक है, और एमसीक्यू भी मैं आप लोगों को देता हूँ, रुको, एमसीक्यू भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिसको करने से ना आपको कंपनी मतलब ये मीटिंग्स के बारे में आपको एक आइडिया, रफ आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना सर, क्लियर है कि नहीं, बोलो। ओके रोशनी, आस्था, प्रियतमा, इंकी। प्रियतमा, मैं तुम्हारे साथ ये मीटिंग का जो पुराना 2 क्लासेस है मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार कर लो तो समझ में आ जाएगा। ओके, इंकी, काजल, नंदिनी, शाइनी, तौथा, सबको समझ में आया रे, बोल। आयन, राजू, यस सर। ओके सब। तो मुझे भी प्रीवियस वाला शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आस्था समझ में आया रे, आस्था बोल। हाँ सर आया। और पुराना वाला क्लासेस और ये वाला नोट्स आई गेस मेरे पास नहीं है, एक बार वापस से भेज दीजिएगा ना सर। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ, नोट्स दिया था, ठीक है दे देता हूँ, ठीक है। एक बार व्हाट्सअप कर दे तो मुझे, अगर नहीं दिया किसी को तो। ठीक है सर, टाटा फिर सबको, बाय। बाय सर। ओके टाटा, यस सर। बाय सर। बाय सर, बाय, ओके बाय।